तो सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले 2 सेशंस में हमने व्यापक के ऊपर जो है वो बात कर ली थी पूरी अपनी तरफ से। किसी का कुछ प्रश्न वगैरह हो जैसे हम अभी कह रहे हैं तो उसको ले सकते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम ये अध्ययन बिंदु पुस्तक का पे अब अगले पॉइंट पर जो है ना शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 17 है इसका। इसमें 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठे देख सकते हैं और मेरे को फिर से देव भाई ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बारी कहा भी था कि अगर आप साथियों की तरफ से प्रस्तुति आएगी कैसे देखते हैं इन पॉइंट्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वाले शब्द पहली बार आ रहे हैं, तो पहले भी आए होंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर अभी इसका कुछ इंटरप्रिटेशन बना ही होगा, तो उसकी अपनी तरफ से एक्सप्रेस करें तो वो अच्छा रहेगा कि कैसे देखते हैं। और कोई कहीं पे मुश्किल होगी तो हम मिलजुल कर उसको कर ही लेंगे डिस्कस। तो ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3, अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, जिसको हम धरती पे 4 अवस्थाओं के रूप में शिविर में कवर करते हैं। तो इसको ऐसे लेते हुए पॉइंट नंबर 2 और 3 को ये जो है कोशिश करते हैं कि अगर पहले आज हम कवर कर लें, टाइम रहेगा तो आगे भी बढ़ जाएगा। तो पहले एक बार इसको पढ़ लें। आप में से कोई कौन पढ़ेंगे? भुवन भाई आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़िए देव भाई। पॉइंट नंबर 2 है प्रकृति में संपन्नता। पदार्थावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता, प्राणावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता, जीवावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता आशा संपन्नता, ज्ञानावस्था ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता स्पंदनशीलता आशा संपन्नता ज्ञान संपन्नता। परिणामानुषंगी, बीजानुषंगी, वंशानुषंगी, संस्कारानुषंगी। और तीसरा पॉइंट है अस्तित्व में 4 अवस्थाएं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था ये जड़ प्रकृति का हिस्सा है, क्रियाशील और स्पंदनशील। जीवावस्था चैतन्य प्रकृति, चेतना संपन्न जीने की आशा के रूप में जीव चेतना, मानव चेतना। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। प्रत्येक एक में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य होना, स्थिति गति अविभाज्य होना। बढ़िया, ठीक है। तो अभी दिव्य भी ज्वाइन कर लें। दिव्य स्वागत है, गुड इवनिंग टू यू। नमस्ते सर, सॉरी मैं बस पहुंचा ही था घर तक, थोड़ा लेट हो गया आज। बढ़िया है, हमारे सेशन में देव भी बैठे हैं और दिव्य भी बैठे हैं, तो सेशन जो है वो सार्थक हो ही जाएगा अब तो। ठीक है। हमने व्यापक की बात कर ली थी दिव्य, है ना, पिछली बार। अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उसको ले सकते हैं बीच में कभी एंड में जाके। अभी हम लोगों ने अगले पॉइंट पे, ये पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इसको जो है डिस्कस करना शुरू किया है। तो अभी देव भाई ने इसका रीडिंग कर लिया है। इसको जो आप सभी, मतलब आई विल एनकरेज के अपने अपने तरीके से जैसे आपने इसको इंटरप्रेट किया है, जो इससे कम्युनिकेट हो रहा है आप तक, उसको प्लीज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ही में से कोई शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। देव भाई देखिए कौन शुरू करते हैं। मैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। रैंडम। भुवन भाई आप लेना चाहेंगे? भैया मैं लेना
तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी मजबूती से समझ है नहीं, है ना। जो भी पदार्थ तो और आप जो भी अभी तो तक जो भी मेरी समझ है, थोड़ा सा मैं get कर रहे इसको कोशिश करता हूँ। तो जैसे हाँ। प्रकृति में संपन्नता जो हेडिंग है, इसमें लिखा है पदार्थावस्था, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता। तो व्यापक में होने की वजह से पदार्थ अवस्था जो है उसमें तो ऊर्जा है ही, वो ऊर्जित है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। और क्रियाशील भी है, क्योंकि अ, जो मैं समझा हूँ, जो भी पदार्थ अवस्था है वो परमाणु से बनकर बनता है, तो परमाणु क्रियाशील है तो पदार्थावस्था भी क्रियाशील ही है। तो यही मेरी समझ बन रही है। और ऐसे ही फिर ये जब प्राण अवस्था में जाती है, तो फिर वो क्रियाशीलता के साथ साथ उसमें स्पंदनशीलता आ जाती है, क्योंकि उसको एक निश्चित अनुपात में एसिड, बेस, वाटर, प्रेशर, टेम्परेचर मिलता है, तो जिससे उसके अंदर स्पंदनशीलता आने लगती है। और फिर क्योंकि गठनशीलता में है परमाणु, तो वो जीवावस्था में आते आते स्पंदनशीलता के साथ साथ गठन पूर्णता होती है, लेकिन उसमें सिर्फ आशा तक ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर मेधस तंत्र अभी इतना मजबूत है नहीं, विकसित नहीं है। मजबूत बोले तो विकसित नहीं है। और फिर वो जैसे ही ज्ञान अवस्था में आता है, तो ये सारी प्रक्रिया के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान संपन्नता आती है। तो इसमें भी ऐसा लगता है मुझे कि दो तरह से होता है। एक भ्रमित मानव होता है, क्योंकि उसका मेधस तंत्र तो होता है विकसित, लेकिन उसको समझ नहीं रहती, तो वो जो भी जो भी इतना कांड हो रहा है दुनिया में वो सब करता है। लेकिन जैसे ही जागृति हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान से संपन्न होता है। ऐसी समझ बन रही है भैया इस पर्टिकुलर उस पे। बढ़िया भैया, आगे भी बढ़े। जी। तो फिर है परिणामानुसंगी, बीजानुसंगी, वंशानुसंगी, संस्कारानुसंगी। तो जैसे पदार्थ अवस्था है वो परिणामानुसंगी है, यानी उसका होना और होना ही पाया, मतलब समझ में आता है। और बीजानुसंगी है, जो जो उसकी वंशानुगति है वो आगे कैसे बढ़ेगी, बीज 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 विधि से ही बढ़ेगी, है ना। और जानवरों में यानी जीव अवस्था में वंशानुसंगी। तो वो जिस आचरण में गाय होगी उसके बच्चे उसी आचरण में होंगे, जिस आचरण में शेर होगा उसके बच्चे उसी आचरण में होंगे, यदि उन पे मानव दोष नहीं लगा तो। और फिर ऐसे मानव है वो संस्कारानुसंगी है, चूंकि अभी भ्रमित अवस्था में है तो समझ नहीं आता है कि मानव का आचरण निश्चित नहीं है, उसमें आचरण निश्चित नहीं होना, कि भ्रमित अवस्था में आचरण निश्चित नहीं है, वैसे वो संस्कार वश ही समझ में आता है। तो जैसे आगे है, अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं, है ना। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को जड़ प्रकृति, तो जड़ प्रकृति से माना गया है भैया। ये वाला थोड़ा जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, मुझे ऐसा लगता है कि मानवों का जो शरीर है वो तो जड़ इकाई है, लेकिन जो जीवन है वो चैतन्य इकाई है। जबकि प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था में चैतन्य इकाई का अभी अभी नहीं होना है नहीं, तो वहां पे केवल जड़ इकाई बिल्कुल ठीक पकड़ा भैया, बिल्कुल ठीक है पकड़ा, ना। बहुत अच्छा पॉइंट। यस। जी। और तो जड़ इकाई जो है प्योरली उसमें केवल केवल क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता है, लेकिन जैसे ही चैतन्य इकाई जीवन जब जीव शरीर में और मानव शरीर में आने लगता है, तो उसके अंदर जीने की आशा, जीव चेतना जिसे हम बोलते हैं, और ज्ञान की जो संपन्नता है वो मानव चेतना में दिखने लगती है। तो तीन तरह की क्रियाएं बताई है अस्तित्व में। भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है और जीवन क्रिया है। ये थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा, और कि मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक बार पढ़ूंगा तो। मुझे विपिन भैया ने एक बार बताया था बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी भूल गया मैं, आज है फिर ना। बता देंगे। जी। और प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य है ना। तो आई थिंक ये तो बहुत स्पष्ट है ही, समझ में आता है कि जो जिस इकाई में है उसका अपना रूप है, अपना गुण है, और वो उस इकाई का वो अविभाज्य है ना।
स्थिति गति का अविभाज्य होना। तो भैया ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट हैं, ये अगर एक बार दोबारा से मैं समझना चाहूंगा, मेरी अच्छी से पकड़ इन पे नहीं बनी है भैया। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो ये बाकी साथी भी रखेंगे, मतलब मैं ऐसे आशा करता हूँ कि बाकी साथियों को रखने में ये धीरे धीरे करके अपने में मिलजुल के स्पष्ट हो ही जाएगा, और देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। बढ़िया भैया, जी बहुत बढ़िया पवन भाई, बहुत बढ़िया। आगे और कौन रखेंगे? मनोज भैया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मनोज जी, आवाज जा रही है आप तक? किसको, मेरे को बोल रहे हैं? मनोहर बोल रहे हैं? मनोज बोल रहे हैं? मनोज जी, आप रख दीजिए। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। भैया मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ, ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, सुन सकता हूँ, थोड़ा बोलने में मुझे कठिनाई है, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है। वर्षा जी, आप कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे? जी भैया, मैं ना थोड़ा लेट हो गई, नहाने गई थी। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं फिर अच्छे से रखूंगी। क्वेश्चन ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, इसी के लिए आपकी जो समझ बनी है वो शेयर करना है। पहले हमने जैसे व्यापक पे बात की थी ना, तो इस तरह से पॉइंट नंबर 2 और 3 पे आपकी तरफ से शेयरिंग आएगी तो अच्छा है, ऐसा सोच। जी भैया, ठीक बात है। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्ते। नमस्ते। प्रकृति में संपन्नता। जी, तो भैया जी, जैसे इसमें 3-4 अवस्थाओं को हम देखते हैं, तो इसको पहले तो एक सेंटेंस से हमने इस अपने दर्शन में रखा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, जिसके माध्यम से हम ये समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि जो ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है और जीव अवस्था है, ये तीनों ज्ञान अवस्था के लिए भी पूरक है और आपस में भी इनका जो तालमेल है वो व्यवस्था की तरफ दिखता है। इसलिए हमने कहा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। और प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं को हमने नैसर्गिक संबंध के अंदर रखा है और इसे हमने मानवेतर प्रकृति के रूप में भी जाना है। तो एक तरफ मानव है जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, और जो 3 ऊपर के बिंदु हैं वो हमें मानवेतर इकाई, मानवेतर यूनिट के रूप में हमें दिखते हैं, जिससे मानव को संबंध को पहचानना है। ये भी देखने में आता है कि एक मानव ही है जो अभी तक अपने त्व को नहीं पहचान पाया है। त्व मतलब अपने सही आचरण को नहीं पहचान पाया है, जबकि पदार्थ अवस्था हो, चाहे वो प्राण अवस्था हो, जीव अवस्था हो, वो अपने त्व सहित व्यवस्था के साथ ही अपने जीवन को प्रमाणित कर रहे हैं या अपने होने को प्रमाणित कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम पदार्थ अवस्था की बात करें, तो एक आयरन के पार्टिकल से ही आपस में संबंध को पहचानता है और अपने ग्रुप में एक समूह बनाता है, तभी हम उसकी यूटिलिटी को पहचान पाते हैं और फिर जाकर हम उसे यूज करते हैं। सिमिलरली अगर प्राण अवस्था की बात करें, तो उसमें जो प्लांट है वो सॉइल से जो न्यूट्रिशन लेता है, वो पहचानता है कि मेरे लिए कौन सा न्यूट्रिशन इस प्लांट के लिए फ्रूटफुल है, वो वही उसको पहचान कर उससे निर्वाह करता है और अपने होने को प्रमाणित करता है, अपने फल को उद्गमित करता है। सिमिलरली जो जीव अवस्था है, वो भी जो जानवर हैं, जंतु हैं, जो भी हमने फूड चेन पढ़ी है उसको भी देख सकते हैं, और साथ में जो भी जिस तरीके से वो अपने जीने को, अपने जिंदा रहने को प्रमाणित किए हैं, उसको भी हम देख पाते हैं। इस तरीके से देखने में ऐसा भी ध्यान जाता है कि ज्ञान अवस्था जो है वो अपने होने को नहीं प्रमाणित कर पाया, निरंतरता में प्रमाणित नहीं कर पाया, तो हमें अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसकी प्रेरणा यहाँ से मिलती है और हम अपने त्व सहित व्यवस्था को, अपने सही आचरण को यहाँ से प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे इसके सामने एक शब्द लिखा है, हर चीज की ऊर्जा, संपन्नता, क्रियाशीलता। जी, तो जैसे भैया जी, संजीव भैया जी ने, जब मैं उनका शिविर लेने गई थी तब बहुत अच्छे से ध्यान आकर्षित किया था कि जो एक पार्टिकल है, एक पदार्थ का भी जो पार्टिकल है, उसके अंदर भी जो है सभी मॉलिक्यूल्स, जो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति में है,
किस तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो गति बताया, अपनी वो क्रियाशीलता है। तो पदार्थ अवस्था को भी देखते हैं तो वो क्रियाशील है। और क्रियाशील क्यों है, तो पहले जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि सभी इकाइयां क्योंकि व्यापक में संपृक्त हैं, इस वजह से वो ऊर्जा संपन्न है। और वही ऊर्जा संपन्नता हमें उनकी क्रिया के रूप में दिखती है, चाहे वो एक पार्टिकल के अंदर हो या आपस में पार्टिकल का समूह में आना, और जिस तरीके से हम उनकी उपयोगिता को देख पाते हैं। सिमिलरली प्राणावस्था में भी और यही दिखता है कि वो ऊर्जा संपन्न है। और इवन हमने तो प्लांट्स को, मतलब साइंस की लैंग्वेज हमने उन्हें ये बोला है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा हमने बोला है। मतलब उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं रखा है, तो इससे भी ध्यान जाता ही है। लेकिन हमने तो यहाँ बिल्कुल 4 कैटेगरी में अलग अलग उनके आचरण के तहत समझा ही दिया है। तो इस तरीके से उनकी भी ऊर्जा संपन्नता हमको दिखती है। अच्छा, इसमें स्पंदनशीलता का शब्द यूज हुआ है। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गैसेस को वो लेते हैं और गैसेस को छोड़ते हैं, आई थिंक मुझे उसके सेंस में से लग रहा है कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं गलत होंगी भैया मुझे करेक्ट करेंगे। आशा संपन्नता, जी, तो जीव अवस्था में एक नया शब्द जुड़ा है, आशा संपन्नता। तो ऐसा ध्यान में जाता है कि जीवों में जीने की आशा है, मतलब जिंदा रहने की, कि वो अपने जीने को, मतलब मरना नहीं चाहते। हर जीव अपने बचना चाहता है मरने से, ये हम देखते ही है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो अपने शरीर को जिंदा रखने की आशा जो उनमें है, वो आशा हमें यहाँ दिखती है। तो जीव अवस्था में आशा संपन्नता है। अच्छा, ज्ञान अवस्था में एक चीज और जुड़ती है, आशा तो है ही मानव में, लेकिन मानव में जिंदा रहने की आशा तो बनी ही है, क्योंकि फियर के रूप में आता है कि मैं मर ना जाऊं। लेकिन उससे ऊपर जो बड़ी चीज है कि वो खुशी पूर्वक जीने की आशा जो है वो उसमें जुड़ जाती है। और इसमें शब्द है ज्ञान संपन्नता। जी, पहले कुछ 2-1 महीने के ऑब्जर्वेशन से मेरे ऐसे ध्यान में आया कि मानव अभी, मतलब मैं भी और सब अभी जो भी हम भ्रमित मानव हैं, हम बहुत वस्तुमूलक जीने का प्रयास किए हैं। लेकिन मैंने ये पाया है कि वस्तुमूलक जीते हुए हम खुशी को पाना चाहते हैं, जबकि ऐसा समझ में आया कि वस्तु की भी एक सीमा है, एक सीमा के बाद वो खुशी नहीं दे पाती है। और ऐसा लगा कि ज्ञान कोई बड़ी चीज है, ज्ञान पाकर या किसी चीज को समझकर जैसे मैं समाधानित होता हूँ और तब मुझ में जो व्यवस्था बनती है, तब मैं जो शांति पाता हूँ, वो एक अलग प्रकार की खुशी है। तो ऐसा भी समझ में आता है कि मानव से ज्ञान संपन्नता का पाठ छूटा और मुझसे भी छूटा। तो ऐसा समझ में आता है कि जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, वो ज्ञान को पाकर अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करती है। वही उसकी व्यवस्थित होना, वही उसका आचरण है, वही उसका खुशी होना है। इसमें जो 3 शब्द हैं, बीजा अनुषंगी, तो बीजानुषंगी जो शब्द है वो प्राण अवस्था से जुड़ता है, क्योंकि बीज से ही फिर प्राण की जो लाइफ है, मतलब एक प्लांट आता है, फिर वो बीज देता है, फिर उससे और सारे प्लांट आते हैं। तो उसकी परंपरा जो है प्लांट लाइफ की, वो बीज अनुषंगी से बनती है। और वंशानुषंगी से जीव अवस्था, मतलब कि गाय है तो फिर उसके बच्चे से एक और बच्चा, इस तरीके से वो जो गाय का परंपरा है या जानवर का परंपरा है या पशु पक्षी का परंपरा है, वो वंशानुषंगी से बनता है। परिणाम अनुषंगी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन संस्कार अनुषंगी, मानव जो है क्योंकि वो ज्ञान अवस्था की इकाई है, उसमें संस्कार अनुषंगी होना होता है। और आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि ये जो वंशानुषंगी है, शायद ये भी इसमें जुड़ता होगा, क्योंकि मानव भी जन्म तो लेता ही है, लेकिन उसमें एक पार्ट शायद और जुड़ता होगा कि संस्कार आ जाता है। तो संस्कार को, संस्कार मतलब जीवन में जो स्वीकृतियां हैं, उसको पुष्टित करके ही वो अपने जीवन को जीता है। तो ऐसा ध्यान में जाता है। ये मेरी तरफ से है। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, ये भी रखना भैया। हाँ जी। अच्छा, जीव चेतना, अच्छा, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। जी, तो इसको भी ऐसे, मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था का जो परमाणु है वो जड़ परमाणु है, इसलिए जड़ प्रकृति कहा है। लेकिन जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था को चैतन्य में रखा है। और इसमें थोड़ा सा और एक लाइन मेरे को ध्यान में आती है कि हम चैतन्य को मानव में समझते हैं, लेकिन कुछ जीवों में भी, जैसे कुछ जीव हमारे ऐसे हैं जो कि जीवन को धारण किए हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि ब्रेन से ही अपने होने को या अपनी क्रिया को, अपनी ऊर्जा को रखते हैं, मतलब प्रमाणित करते हैं। तो इसमें भी हम थोड़ा, भैया जी हमें डिटेल में बताएंगे, तभी हम उतना गहरा समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ से इतना ही समझ में आता है कि जो जीव अवस्था है और जो ज्ञान अवस्था है, वो चैतन्य की इकाई है। जबकि जो ये भी एक बात है कि जो जड़ अवस्था का परमाणु है, वो
विकास क्रम के माध्यम से ही चैतन्य में अनुक्रमित हुआ, ऐसा भी एक लाइन हमें मिलती है दर्शन में। इसमें समझ में आता है कि जो चैतन्य का परमाणु आया वो जड़ इकाई से ही आया, मतलब ऐसे कोई चमत्कार नहीं हुआ कि अलग से कोई जीवन नामक कोई वस्तु अस्तित्व में आई, यहीं से आया। मतलब ऐसा दर्शन में आता है कि जब उसमें, जैसे हम पढ़ते हैं कि परमाणु 3 प्रकार के होते हैं, तो ऐसा बोला गया कि एक भूखे परमाणु होते हैं, एक अजीर्ण परमाणु और एक कंप्लीट परमाणु। हम नाम भूल गई मैं उसका। कंप्लीट परमाणु मतलब जो भूखे हैं वो लेना चाहते हैं, जीर्ण है वो देना चाहते हैं परमाणु, लेकिन एक परमाणु ऐसा भी है जो अपने आप में पूरा है। तो जब उसका अंश की जो चीज, मतलब जब उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो पूरा हो जाता है। जैसे ही आई थिंक 122 इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने 122 आचरण कहा है, मुझे गलती भी हो सकती है, भैया करेक्ट करेंगे, 122 जो अंश हैं एक जीवन परमाणु में, उन्हीं को हमने कहा है कि इसका जो रचना है वो पूरा हुआ, तब जाके वो चैतन्य परमाणु में आता है और वो चैतन्य प्रकृति की दिशा में फिर हम उसे समझते हैं, फिर उसमें आशा और उसमें जो इच्छा और उसमें जो विचार है वो उसमें जुड़ता है, ऐसा मतलब हमने पाया। अब इसमें एक शब्द लिखा है इधर, चेतना संपन्न जीने की आशा के रूप में जीव चेतना मानव चेतना। जीव चेतना, भैया जी जीव चेतना को तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी का जो मानव है वो जीव चेतना में है, जहां पर वो पशु के जैसा ही जिया है, पर पशु से अच्छा जीने की उसमें आशा पाई गई है, लेकिन वो मानव चेतना को नहीं प्रमाणित कर पाया है, क्योंकि वो अपने व्यवहार को, अपने मानवत्व को पूरी तरीके से नहीं रख पाया है, जो कि उसके दुख के रूप में हमें दिखता ही है, उसकी अव्यवस्था के रूप में देखने को आता ही है। अस्तित्व को देखने में जाते हैं तो 3 क्रियाएं देखने में आती हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। भौतिक क्रिया जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है हमने उसे भौतिक क्रिया कहा है। रासायनिक क्रिया में एक बच्चे का निर्माण होना भी एक रासायनिक क्रिया है, जिसमें भी हम देखते ही है। और जीवन क्रिया जैसे कि मानव के अंदर जो जीवन है, उसके अंदर जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में होने वाली जो क्रियाएं हैं, हमने उसे जीवन क्रिया में रखा है। तो ऐसा आदरणीय नागराज जी ने प्रस्तावित किया कि अभी तक हम भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया को ही पहचाने हैं, जबकि अस्तित्व में जीवन क्रिया नामक वस्तु को मैंने अनुभव किया है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी हम भी जब बड़े होंगे, तो समझ की दृष्टि से बड़े होंगे, तो हम भी जीवन क्रिया को देख पाएंगे। प्रत्येक एक में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य होना, स्थिति गति अविभाज्य होना। ये जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं इसे अच्छे से नहीं रख पाऊंगी। और स्थिति गति में यही है कि एक मानव की जो समझ है वो उसकी स्थिति है, और जब उसे वो अपनी समझ के साथ व्यवहार करने जाता है वो गति है, ऐसा मैं समझ पाती हूँ। ये भैया जी मेरी तरफ से। बढ़िया बढ़िया वर्षा। जी भैया जी, थैंक यू। वेरी नाइस। और बताइए, आगे बढ़ाइए देव भाई, आगे बढ़ाए। जी भैया। शैलेंद्र भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या प्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा? भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा, मैं अभी जो सुन रहा था तब मेरे को मैं सुन पा रहा हूँ और वो समझ पाया एक दो चीजें, जैसे ना वो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसे दीदी, मैं मतलब कनेक्ट कर पा रहा था, मतलब दर्शन में अभी तक पढ़ते पढ़ते वो कितने सालों में यहाँ तक बात पहुंची सिर्फ कि जैसे दीदी ने बोला कि वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तब मुझे नाम याद आ गया गठन पूर्ण परमाणु। तो थोड़े थोड़े चीजें मतलब बहुत कम पकड़ में आई हैं, और बाकी तो ये जो दीदी बता रही थी वही सब बातें रिपीट करनी पड़ेंगी मेरे को भी। ओके। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी अपने आप में कि मैं चल रहा है जो यहाँ पर, मैं उससे अपने आप को जोड़ पाता हूँ। और जो कितने अंश हैं वो 122 अंश नहीं है करके इस तरीके से बातें जो है कुछ अब स्मरण में रह जाती हैं, स्मृति में। ये बात है, बाकी आगे बढ़ाते हैं। जी भैया। ठीक है, सही बात है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं यही था कि कुछ आपका भी मतलब थोड़ा रिपीट भी करना चाहें तो भी करें, व्यक्त होने का अभ्यास हो भैया, ये एक जो हम एक पर्पस था। तो अपनी तरफ से कुछ भी आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे दूसरे साथियों के साथ। नहीं, ये दो बातें थी जो मैं अभी मतलब मैं थोड़ा लेट था कि बाद में मैं जोड़ पाया अपने आप को कि मैं सुन पा रहा हूँ, मैं समझ पाता हूँ मतलब। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू। नलिन जी, आप कुछ प्रेजेंट करेंगे? जी भैया, नमस्ते सभी को। मैं भी थोड़ा सा लेट जुड़ी, तो दीदी जैसे भी बता रही थी बहुत बढ़िया क्लियर हो रहा था। और इसमें वही गठन पूर्ण परमाणु पर ध्यान गया, और वो 122 आचरण जो बोल रही थी उसमें 60 अंश परिवेश में है और 1 अंश मध्य में है, तो टोटल 61 अंश का वो परमाणु हो गया है। उसके बाद उसमें लेना देना या आदान प्रदान वाली जो बात हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वो नहीं हो उसकी जरूरत नहीं रहती है, तो उसमें भारहीनता भी आ जाती है। और उसके बाद फिर उसमें वो चैतन्य परमाणु के रूप में हर अंश के जो 2-2 आचरण है, ऐसा मैं समझी। तो इस प्रकार 61 अंशों का 122 आचरण चैतन्य परमाणु में हो सकते हैं, तब जाके आचरण पूर्णता होगा। और मेन चीज यहाँ यही समझ में आता है कि कनेक्टिविटी या अभी सुनने की जो क्षमता बन रही है, कनेक्ट होने की क्षमता जो बन रही है, वो मुझे बहुत हल्कापन उसमें मैं फील करती हूँ। तो ये अस्तित्व सहज है, ऐसा मतलब कनेक्ट होना या सुन पाना, ये बहुत अद्भुत जो व्यवस्था है। इतने अगर हो पाता है तो व्यवस्था को समझने में या उसमें भागीदारी करने में बहुत समय नहीं लगेगा, ऐसा लगता है। जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, थैंक यू। मनोज भाई ने कहा था कि ड्राइव कर रहे हैं, विपिन भाई से हम बाद में सुन लेंगे थोड़ा सा। दिव्य, आप रखना चाहेंगे? हाँ सर, मतलब मैं जो सुना है उस उतना समझ में आ पाया, बट कुछ क्वेश्चन जरूर हैं कि क्या क्या फर्क आ रहा है, जैसे पदार्थावस्था से प्राणावस्था में स्पंदनशीलता, उसके अंदर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब वो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब सांस लेना, उसको सांस लेना। हाँ हाँ जी सर। तो उसके एग्जाम्पल तो समझ में आ रहे हैं कि पदार्थावस्था में कौन फिट होता है, प्राणावस्था में कौन फिट होता है, जीवावस्था, तो उससे ऊपर का तो मतलब वो फिटमेंट तो दिमाग में चला गया है कि वो कहाँ पे कौन जना सेट हो रहा है। पर हाँ, कुछ लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा गैप है, वो शायद मर्ज हो जाएगा आते आते। और मतलब वो जो वाय वाला है कि, क्योंकि मतलब मैंने व्यापक पढ़ा और अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो वो वाय वाले क्वेश्चन और ज्यादा दिमाग में घूमते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम, राइट? क्योंकि मुझे आगे की स्टोरी नहीं पता है, तो मेरे लिए कुछ ट्रेलर्स ही चल रहे हैं अभी, तो मुझे अभी वो पूरी स्टोरी स्टिच करनी है। तो हाँ जी। और ये जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति वाला भी उसी स्टेज में है कि एग्जाम्पल से समझ में आ पाता है कि अच्छा किसको जड़ प्रकृति बोला जा रहा है। और मेरे को ही कट के आ रही है या बाकी लोगों को भी कट के आ रही है? मेरे को भैया आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है जी, ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, मैं एक बार फिर भी लोकेशन चेंज करके देख लेता हूँ। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। तो सर सिमिलरली ये जो जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति वाली कहानी है, ये भी एग्जाम्पल से समझ में आ जाती है कि किसको जड़ प्रकृति बोला जा रहा है, किसको चैतन्य प्रकृति बोला जा रहा है। बट उसमें जो ज्ञान वाली बात है उसको मतलब वो जीवावस्था और ज्ञानावस्था में थोड़ा सा डिफरेंस और समझना है कि ज्ञान के अंदर ऐसा क्या एडिशनल हो जा रहा है जो कि उसको डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से कर पा रहा है। ये थोड़ा समझना है सर। और बाकी अगर मैं व्यापक के ऊपर कुछ बोलना चाहूँ तो वो भी चलेगा, राइट? जो हमने लास्ट टाइम व्यापक पढ़ा था, तो हेलो, हाँ जी सर। हाँ, उसके अंदर से मतलब वो जो एटम वाला और जो स्पेस वाले एग्जाम्पल्स थे, और उसके हिसाब से हमने व्यापक को डिफाइन किया था। और मैं अभी हाल फिलहाल ही कुछ तो भी स्टोरी ऑफ अर्थ टाइप की कोई चीज देख रहा था कि कैसे अर्थ बनी थी। तो मैं लगभग
उन उदाहरणों को देखते हुए और उस स्टोरी ऑफ अर्थ को देखते हुए जो भी साइंटिफिकली प्रूवन, तो मुझे अच्छा कन्वर्जेंस समझ में आ रहा था कि कोई चीज को क्यों रखा गया है। उसके अंदर एक चीज थी जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता था कि जो ग्रेविटी होती है उसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मतलब अर्थ के अराउंड ये ग्रेविटेशनल पावर या फिर जो एक लेयर है जो कि सन से हमारे को बचा के रखती है, वो कहाँ पे फिट होती है, क्योंकि उसका भी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद जो एलिमेंट्स का मिक्स होके प्राणावस्था बननी थी वो शायद नहीं बन पाती। तो मुझे लगता है कि उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट ठीक है, शायद धीरे धीरे एग्जाम्पल से और या फिर आगे जाके समझ में आएगा मुझे। बस सर यही कहना चाह रहा था। ठीक है, ये ऐसा करेंगे कि ये जो आप ग्रेविटी वगैरह की बात करें ना, इसको सेपरेटली लेंगे दिव्य, कि नहीं तो मतलब वो बिल्कुल डेविएट कर जाएंगे हम जो अभी जिस फ्लो में चल रहे हैं। तो मतलब वो भी अपने आप में डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे मध्यस्थ दर्शन में गहराई बढ़ेगी वो सारी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। बट यस, मतलब दीज थिंग्स आर कवर्ड अप, रेस्ट एश्योर्ड कि ऐसा नहीं है कि ये वाली चीजों को टच नहीं किया गया है, मतलब ये भी अच्छे से कवर हुई हैं और समय आने पर उनको भी डिस्कस कर। ठीक है सर, नहीं मैं बस रखना ही चाह रहा था। और हाँ, कौन से फोरम में हो जाएगा कवर, फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। I'm glad that you are thinking about that. लेकिन today is not the right time to include that. Perfect. ठीक है, good. Thanks दिव्य। आगे बढ़ाएंगे हुए। जी जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामपाल भैया भी जुड़े हैं। रामपाल जी आप कुछ रखिए प्लीज। जी भैया। नमस्ते सर भैया जी नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। प्रकृति में संपन्नता है ना, जो प्रकृति का जो अपना एक वैभव है वो चार अवस्थाओं से जनी पूर्णता जो है उसमें चार इकाइयां हैं, तो उन्हीं को इसमें रखा गया है। जैसे पदार्थ अवस्था जो है, जो ऊर्जा संपन्नता उसमें है, यानी व्यापक मात्रा में होने से उसमें जो ऊर्जा संपन्नता और उसके अंदर जो क्रियाशीलता है हर अंश में, चाहे हम उसको कितना भी छोटा से छोटा कर लें तो वो ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता उसमें है ही, व्यापक मात्रा में होने से। और फिर आगे प्राण अवस्था जो है उसमें ये दो चीजें तो हैं ही, क्योंकि वो भी पदार्थ अवस्था से ही उसका निर्माण हुआ है। ये दो चीजें तो उसमें हैं ही व्यापक मात्रा होने से। उसके अंदर एक क्रिया और जुड़ जाती है, स्पंदनशीलता, यानी जो उसमें अभी जैसे दीदी ने बताया सांस लेने का और छोड़ने की जो उसके अंदर जो क्रिया है वो भी इसके अंदर हो जाती है। और ये एक जो विकसित हो रही है आगे की जो अवस्था बन रही है वो एक क्रम है ये इसके अंदर। और एक फिर उसके बाद जीव अवस्था होती है, तो उसमें ये तीन क्रियाएं तो हैं ही, क्योंकि बड़ी इकाई में छोटी इकाई समाई रहती है। तो उसमें एक और जुड़ जाती है आशा संपन्नता, यानी जीने की आशा जो जीव अवस्था में पाई जाती है। जैसे दीदी ने बताया और भवन भैया ने बताया कि आशा संपन्नता जीने की आशा के रूप में और एक उसके अंदर वो जुड़ जाती है वो क्रिया। और जैसे ही ज्ञान अवस्था का उद्भव होता है तो उसके अंदर ये चार क्रियाएं तो हैं ही, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता और आशा। लेकिन एक और उसके अंदर क्रिया और हो जाती है ज्ञान संपन्नता। अब ये ज्ञान संपन्नता जो क्रिया है ये चार तो उसके अंदर आई गई, लेकिन ये जो पांचवी क्रिया उसके अंदर जुड़ी है ये अपनी जो एक ज्ञान संपन्न होने की जो आशा है वो अपने ऊपर है। और उसके बाद जो ये नीचे एक परिणाम अनुसंगी, बीजानुसंगी और वंशानुसंगी, तो दीदी ने बहुत अच्छे से इनको रखा कि जो पदार्थ अवस्था है वो परिणाम मात्रा के अनुसार होता है ना, उसके अनुसार चलती है हर की। जैसे लोहे की मात्रा में कुछ, जैसे अब मेरे थोड़ा साइंस कमजोर है, लेकिन जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अनुसार उसको रखा, मात्रा के अनुसार हमने बांटा है ना। ये लोहा है, ये पत्थर है, ये सोना है, चांदी है, मात्रा के अनुसार अनुसंगी है। बीजानुसंगी
यानी जो पौधे का जो वंश है वो बीज के अनुसार चलता है भैया जी, है ना। जैसा बीज वैसा पौधा, तो उसके अनुसार चलता है। और जो वंशानुषंगी है, जो जीव अवस्था है वो अपने वंश के अनुसार है ना। गाय का वंश है तो उसमें गाय का जो एक परंपरा बनी हुई है उसी के अनुसार है। तो भैया से बताया, बहुत अच्छा बताया कि अगर मानव हस्तक्षेप ना करे तो बहुत अच्छी परंपरा है। और जो ज्ञान अवस्था है संस्कार के अनुसार करे, यानी शिक्षा पूर्वक कैसे उसके अंदर संस्कार हो तो वो ज्ञान संपन्न हो जाए, तभी वो क्रिया उसके अंदर है, तभी वो जो चौथी अवस्था है वही उसकी पूर्णता होगी, जब उसके अंदर संस्कार का निर्माण हो गया, वो शिक्षा पूर्वक हो सके। और फिर अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जिसमें जड़ प्रकृति को कहा गया है। उसके अंदर जड़ प्रकृति में हमने उसको रखा है। और उसमें 2 क्रियाएं जो ऊपर भी हैं, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता होती है। और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था जो है, इसमें चैतन्य है। जड़ प्रकृति तो है इसके अंदर, क्योंकि उन्हीं से निर्माण हुआ है, साथ साथ इसमें चैतन्य। जैसे अभी दीदी ने या भैया ने बताया था कि जो जीवन है वो इनके अंदर एक गठन पूर्ण परमाणु के रूप में, जो जीव के रूप में हमने पहचाना, जीवन के रूप में हमने पहचाना, तो वो इसके अंदर जुड़ जाता है, तो उसको हमने चैतन्य प्रकृति के अंदर रखा है। जो चेतना संपन्न यानी जीने की आशा के रूप में होता है, जो जीव अवस्था और मानव की अवस्था के रूप में, या जीव चेतना के रूप में और मानव चेतना के रूप में, 2 जीवन के रूप में हमने पहचाना। तो ये है भैया। बढ़िया भैया। हाँ, और नीचे 3 क्रियाएं, जो 2 क्रियाएं तो पहले से ही हमने पहचान साइंस में भी रखा, ये भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं। और तीसरी जो क्रिया है जीवन क्रिया, ये शायद से नया जो इस दर्शन ने जो हमें उपलब्ध कराया, जो कि ज्ञान अवस्था के अंदर पाई जाती है क्रिया, जो 10 जीवन क्रियाएं जो हम उसके अंदर करते हैं, तो वो इसके अंदर रखा गया। और प्रत्येक एक इकाई के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म, ये इनके अविभाज्य हैं, यानी इनको हम इनसे अलग नहीं कर सकते। जैसे पदार्थ को देखें तो उसका भी अपना एक रूप है, एक आकार है, तो उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। उसका एक कोई गुण यानी क्रिया जो उसके अंदर पाई जाती है, उनका अपना एक स्वभाव जो संगठन और विघटन के रूप में हम पहचानते हैं, है ना। उनका एक धर्म है होना। ऐसे तो चारों अवस्थाओं को रूप गुण स्वभाव के रूप में हम उनको देखेंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छे से हमें दिखाई देता। और ये स्थिति और गति अविभाज्य है ना। जो जिस जैसी स्थिति है उसके अंदर एक गति निश्चित है, तो हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं मेरे ऊपर दूं कि मेरी एक स्थिति बनी है, तो मेरी एक गति भी है, लेकिन उसको हम अलग नहीं कर सकते भैया। जैसी मेरी स्थिति है मैं उसी के अनुसार अपने रख पाता हूँ, तो वो गति है मेरी। जी भैया। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। संजय भैया, मैं प्रयास करता हूँ मनोहर गोयल। हाँ हाँ कीजिए भैया। अभी वर्षा दीदी ने बहुत अच्छा रखा, फिर रामपाल जी ने रखा, तो जो मुझे ये अभी तक की जो चर्चा में जो मिसिंग लगा, बस सिर्फ मैं उसी को छू रहा हूँ, क्योंकि वर्षा जी का और रामपाल ने बहुत बात दिया है। खास करके एक तो जैसे ज्ञानावस्था में जो ज्ञान संपन्नता है, यानी पदार्थ प्राणावस्था जीवावस्था क्रमोत्तर ये विकास हो रहा है, और ज्ञानावस्था में जैसे मेधस डेवलप हो जाता है, और उसके बाद में उसमें जो कल्पना शक्ति और कम स्वतंत्रता का उदय होता है, और तो उसी से वो सुख से जीने की सुखी मतलब उसको यानी सुखी होना चाहता है, उसी हिसाब से ज्ञान संपन्नता रहती है। और दूसरा जो परिणाम अनुषंगी, बीजानुषंगी, वंशानुषंगी और संस्कारानुषंगी, तो बीजानुषंगी, वंशानुषंगी और संस्कारानुषंगी तो अच्छे से बताया इन्होंने। परिणाम अनुषंगी जो है उसमें वही है कि भाई जो किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की जो एक कंस्ट्रक्शन है, उसमें जितने अंश हैं, उन अंशों में जो भी फेरबदल होता है उसी के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी चेंज है। और उसके बाद में मैंने देखा कि ये अस्तित्व में 4 अवस्थाएं जो है इन्होंने काफी कुछ बता दिया उसमें। आई डोंट थिंक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया
जिसकी बताया ही है कि भाई साइंस ने आइडेंटिटी भौतिक रासायनिक क्रिया को जीवन क्रिया को दर्शन में बखूबी बताया, और जीवन क्रिया को हम एवरी नाउ एंड देन वी फील इट। फिर उसके बाद में प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, अविभाज्य होना, इसको जो है ठीक से एड्रेस नहीं किया गया। तो इसमें प्रत्येक एक में रूप जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो है, गुण जो है वो परस्परता में प्रभाव है, स्वभाव जो है वो गुण की निरंतरता है, और उसी हिसाब से धर्म जिससे जिसका विलगीकरण नहीं हो सके वो धर्म है। तो उसी हिसाब से धर्म जो है वो इसका धर्म के हिसाब से स्वभाव के हिसाब से धर्म, जैसे मानव को अगर सुखी होना है तो वो मानव के मानवीय जो गुण है सत्यव्रता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, जब उसके पास जो उदय होगा तभी जाके वो सुखी हो पाएगा। इस तरीके से लेकिन इसमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग पदार्थ और चारों अवस्थाओं में, उसमें थोड़ा सा मेरे को कभी कभी एक कौन सा स्वभाव में आएगा और कौन सा आएगा तो मैं नहीं रख रहा हूँ उसको। लेकिन मैं आज पहली बार बोला, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मैं ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कुछ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू भैया। विनोद जी, आप कुछ रखना चाहेंगे? आपकी तरफ से अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। विनोद दीदी आप, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही विनोद दीदी। मुझे लगता है आप एक बार डिस्कनेक्ट कर, दोबारा कनेक्ट कर ले विनोद दीदी, तब तक आगे देखें। विशाल रखना चाहेंगे? हाँ, आज थोड़ा गैप हो गया था बीच में 1 महीने का, उसके बाद ज्वाइन किया है, तो वही बस अभी थोड़ा सा कुछ लाइफ में चल रहा था, बट हाँ अभी फिर से ज्वाइन किया है तो अभी देखता हूँ। और हाँ, अच्छा लग रहा है ये फॉर्मेट थोड़ा पार्टिसिपेट करते हुए, तो आगे पार्टिसिपेट भी करूंगा। ये पार्टिसिपेट करने का अवसर इस तरह से जो है 2-3 सेशंस तक है, उसके बाद में फिर एक नया फॉर्मेट और शुरू करेंगे। तो अच्छा। जिनको पार्टिसिपेट करना है जल्दी जल्दी कर ले अगले 2-3 सेशंस में। हाँ, बस मैं 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अब आज फिर मेरा मूड था बिल्कुल ज्वाइन करने का, लेकिन अलार्म भी बहुत लेट बजा, तो अभी फिर से आ जाऊंगा ट्रैक पे। पिछले 4 सेशन मिस हो गए थे मेरे। आगे बढ़ाए देव भाई। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था विनोद जी। विनोद जी, अभी आप ट्राई करेंगे? आवाज नहीं आ रही विनोद दीदी, उनके शायद कुछ कहीं पे कुछ माइक्रोफोन स्पीकर में कहीं प्रॉब्लम। ठीक है भैया, आप बताइए फिर। अब देखिए, मैं रितु जी से भी पूछ लें, वो भी शेयर करना चाहते हैं कुछ। सभी को नमस्ते। मैंने आज काफी दिनों के बाद में ज्वाइन किया, तो आज तो मैं सुन रही हूँ अच्छे से। तो आई सी आपके नेक्स्ट फॉर्मेट शुरू होने से पहले पहले मैं भी शेयर करूंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए विपिन भाई की रह गई थी शेयरिंग। विपिन भाई, हमने आपको ऐसा सोचा था कि आप एक तरह से अच्छे से समराइज कर देंगे एंड में, तो आपका स्वागत है भैया। आप भी प्लीज इस सब को कवर कर ले प्लीज।
जी नमस्कार भैया जी, नमस्कार जी। नहीं मैं तो भैया जी आपको सुनने के लिए आया हूँ, समझने के क्रम में हूँ मैं। नहीं भैया, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। जी बढ़िया। देखिए ये बताया ये है कि अधिक विकसित के सानिध्य में कम विकसित जो है और अच्छे से समझ लेता है, तो इसी क्रम में हम लोग हैं। तो आप हम सब में से अधिक विकसित हैं ही, तो मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। तो इसमें लिखा है प्रकृति में संपन्नता। तो इससे पहले हम लोगों ने व्यापक को समझा है। तो व्यापक को जब तक व्यापक को ठीक से नहीं समझेंगे, व्यापक को समझना मतलब व्यापक को प्रकृति के रेफरेंस में ही व्यापक का अनुभव होता है। प्रकृति के रेफरेंस में ही व्यापक को हम देख सकते हैं। देखना मतलब समझना। तो समझना कैसे होगा? अनुभव होना। व्यापक का अनुभव होता है, अनुभूति होती है उसकी। तो व्यापक को ठीक से समझेंगे तो प्रकृति को समझ पाएंगे। अस्तित्व में दो वास्तविकता है, व्यापक और प्रकृति। तो व्यापक के बारे में पहले बातचीत हुई है, काफी गहराई से बातचीत हुई है। व्यापक को ही पता चला कि व्यापक सत्ता है, व्यापक मूल ऊर्जा है, व्यापक साम्य ऊर्जा है, व्यापक निरपेक्ष ऊर्जा है। समस्त क्रियाओं का आधार होते हुए भी व्यापक क्रिया शून्य है, व्यापक कुछ करता नहीं है। तो समस्त क्रियाओं का आधार मतलब क्या हुआ? समस्त इकाइयां मतलब क्या हुआ? इकाइयां दो प्रकार की हैं, जो नीचे लिखा है, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। दो ही प्रकार की प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। तो जड़ प्रकृति को जब पढ़ने चले तो पता चला कि पदार्थावस्था प्राणावस्था और जीवावस्था और ज्ञानावस्था का शरीर भी प्राणावस्था की इकाई है। तो इस तरह से जड़ प्रकृति में क्या क्या हो गया? पदार्थावस्था, प्राणावस्था। प्राणावस्था को समझने चले तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था का शरीर, ये भी जड़ प्रकृति है। तो इस तरह से ये जड़ प्रकृति और एक है चैतन्य प्रकृति। चैतन्य प्रकृति मतलब चैतन्य प्रकृति को जब समझने चले तो पता चला कि जीवन नाम का कोई परमाणु है जो गठन पूर्ण परमाणु है, और ये चैतन्य प्रकृति है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार की प्रकृति, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, कहाँ डूबी भीगी घिरी है? व्यापक में डूबी भीगी घिरी है। इस तरह से पता चला कि अस्तित्व में तीन वास्तविकताएं, एक व्यापक है, एक जड़ प्रकृति है, एक चैतन्य प्रकृति है। अब इसको बढ़िया से समझेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है पदार्थावस्था, ये बना कैसे? ऊर्जा संपन्नता, ये तो समझ में आता है कि व्यापक क्या है? मूल ऊर्जा है। मूल ऊर्जा में डूबे भीगे घिरे होने की वजह से सभी इकाइयां ऊर्जित है। सभी इकाइयां ऊर्जित है। तो कौन डूबा भीगा घिरा है? मूल ऊर्जा में सभी इकाइयां डूबी भीगी घिरी है। तो कौन सी इकाई? ये इकाई बनी, इकाई आई कहां से? जो जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति है, ये बनी कैसे? तो इसको पता चला। तो सबसे मूल में क्या है? पता चलता है कि सबसे मूल में व्यापक है और अंश है। अंश मतलब अंग्रेजी में बोला तो पार्टिकल। व्यापक है और अंश है, ये दोनों है का अध्ययन है। अब ये जो अंश है ये स्वतंत्र अवस्था में होते नहीं है। तो अंश अंश मिलकर क्या बनते हैं? परमाणु। परमाणु परमाणु मिलकर अणु, अणु अणु मिलकर अणु रचना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, रचना पिंड। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं या जो कुछ भी हम पढ़ पा रहे हैं, अनुभव कर समझ रहे हैं, तो इस तरह से क्या पता चलता है? मूल रूप से अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, एक तो व्यापक है और एक अंश है। अंश मतलब पार्टिकल। ये अंश जो है व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने की वजह से, व्यापक ऊर्जा है तो ऊर्जा में डूबे भीगे घिरे होने की वजह से इसमें ऊर्जा संपन्नता आ जाती है। कहानी यहीं से शुरू होता है। जैसे मैं अभी भूखा हूं तो मैं कुछ खाना खा लूंगा, तो शरीर के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? वस्तुओं से। तो जो कुछ मैं खाऊंगा उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या करेंगे? ऊर्जा मिलेगी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता, क्या समझे? तो हम इधर उधर घूमने लगते हैं। जैसे ही खाने भोजन पेट भर जाता है तो क्या करेंगे? सोने भी लगेंगे तो इधर उधर करवट बदलेंगे, या इधर उधर कहीं घूमने चले जाएंगे, या कहीं बातचीत करने लगेंगे, इधर उधर जाने लगेंगे, या कुछ करने लगेंगे।
ऊर्जा संपन्नता होते ही बल संपन्नता आती ही है, होती ही है। और फिर इस तरह से जो व्यापक में जो अंश डूबे भीगे घिरे हैं, वो ऊर्जा संपन्न होते ही क्या होता है, उसमें बल संपन्नता होती है। ऊर्जा संपन्नता आते ही बल संपन्नता, बल संपन्नता आते ही क्रिया संपन्नता। क्रिया संपन्नता कैसे आती है इसको समझते हैं। ये दो लाइन है, ऊर्जा मतलब दो शब्द हैं ये, ऊर्जा संपन्नता और क्रिया संपन्नता। ऊर्जा संपन्नता तो समझ में आता है, सबको समझ में आता है कि आप जो है शरबत है, घोल बना रखे हैं, उसमें जो रुई डालेंगे तो रुई के अंदर वो चला ही जाता है, पानी भी चला जाता है और चीनी भी चला जाता है। तो ऊर्जा में डूबे भीगे घिरे होने की वजह से सभी अंश ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न होते ही बल संपन्न हो जाते हैं। बल संपन्न होते ही क्या होता है, वो अंश जो जैसे ऊर्जा संपन्न बल संपन्न होते हैं वो घूमने लगते हैं, मतलब उनमें कंपन होने लगता है। कंपन, जैसे ही कंपन होने लगता है वो कंपन करने लगते हैं, तो कंपन करते 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 वो गोल गोल घूमने लगते हैं। जब वो गोल गोल घूमने लगते हैं तो इसको बोला कंपनात्मक गति। गोल जब घूमने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ऊर्जा संपन्नता की वजह से बल संपन्नता, बल संपन्नता की वजह से कंपनात्मक गति। कंपनात्मक गति होते ही क्या करने लगते हैं, वो घूर्णन करने लगते हैं। जैसे आपके अंदर आपने खाना खा लिया तो आप कुछ कुछ करने लगेंगे, तो कुछ कुछ करने लगेंगे तो क्या होगा, वो जो अंश जो घूमने लगते हैं वो घूर्णन करने लगते हैं। कंपनात्मक गति के बाद घूर्णन गति, जैसे ही वो घूर्णन करने लगते हैं वो गोल गोल घूमने लगते हैं। एक तो वो स्वयं भी कंपन कर रहे होते हैं, दूसरा वो गोल गोल घूम भी रहे होते हैं। वो गोल गोल घूमते रहने की वजह से उनका एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। वह जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जितने दूरी में वो घूम रहे होते हैं उनसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र होता है। क्या समझे? जितने वो कंपन करते हुए, गोल गोल घूमते हुए, घूर्णन गति करते हुए जितने दूरी तक वो घूम रहे होते हैं उनसे बड़ा उनका प्रभाव क्षेत्र होता है। ऐसे ही सभी अंशों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। अब ये जो प्रभाव क्षेत्र होता है, ये एक अंश ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता की वजह से जो घूर्णन करने लगते हैं और इसकी वजह से प्रभाव क्षेत्र बनता है। ये प्रभाव क्षेत्र की वजह से वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरे अंश का भी प्रभाव क्षेत्र बनता है, वो भी आगे बढ़ते हैं और ये एक अंश दूसरे अंश के प्रभाव क्षेत्र को पहचानते हैं। पहचानने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं। कैसे आते हैं पास? इसको बोला समगुण। वो एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही पास आते हैं उनका प्रभाव क्षेत्र टकराता है, क्योंकि जितने दूरी में वो घूम रहे होते हैं उनसे बड़ा उनका प्रभाव क्षेत्र होता है। तो वो आपस में दोनों अंश नहीं टकराते हैं, उनसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र है तो प्रभाव क्षेत्र टकराता है। जैसे ही प्रभाव क्षेत्र टकराता है वो रुक जाते हैं। देखिए अंश दूर है, इसी को कहते हैं निश्चित दूरी का नियम। एक अंश दूसरे अंश से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, इसी की वजह से दूरी का नियम बनाइए। तो जैसे ही प्रभाव क्षेत्र टकराता है, टकराते ही वो फिर दूर होने लगते हैं। तो एक अंश दूसरे अंश से दूर होने लगते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, तुलनात्मक रूप में, सापेक्षता के रूप में देखते हैं। एक अंश से दूसरे अंश को देखते हैं, यानी एक अंश को हम क्या मान लेते हैं, एक अंश से दूसरे अंश की सापेक्षता को देखते हैं। तो दूसरा मतलब एक से दूसरा दूर जा रहा है, तो एक से दूसरा दूर जा रहा है तो इसको बोला विषम गुण। ये दूर जाते 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 एक निश्चित दूरी तक ही ये दूर जा पाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जब मिले थे तो आकर्षण बल, जब ये दूर जाने लगे तो विकर्षण बल, और ऐसा होते होते जैसे ये दूर जाने लगते हैं तो फिर इनके अंदर क्या होता है, इनमें प्रत्याकर्षण होता है और फिर ये पास आने लगते हैं। इस तरह से समगुण विषम गुण, ये दो गुण चल रहा होता है। मध्यस्थ होने के लिए क्या होना चाहते हैं, ये मध्यस्थ होना चाहते हैं, हो नहीं पाते हैं, लेकिन सम विषम की का गुण चलता रहता है। आकर्षण विकर्षण प्रत्यावर्तन चलता रहता है। जैसे ये दूर होना चाहते हैं, ये गिरने लगते हैं, तो ये फिर ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। इस तरह से अब वो जिसको खींचा वो फिर आने लगता है नजदीक। नजदीक आते 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 एक निश्चित नजदीक, जैसे एक निश्चित दूरी तक जैसे ही आता है फिर ये दूर जाने लगते हैं। इस तरह से वो जो बाहर वाला जो परिवेश में जो अंश है वो गोल गोल चारों तरफ वर्तुलात्मक गति करता हुआ चारों तरफ घूमने लगता है। इस तरह से तीन गति बताया है, कंपनात्मक गति, घूर्णन गति और वर्तुलात्मक गति।
ये 3 गति करता हुआ एक अंश के चारों तरफ दूसरा अंश घूम रहा है। समगुण, विषम गुण, मध्यस्थ होने की आशा में 3 गुण बताया है, और आकर्षण बल, विकर्षण बल, प्रत्याकर्षण बल। इस तरह से एक अंश जो केंद्र में हो जाता है और दूसरा अंश उसके चारों तरफ परिवेश में चक्कर लगाता रहता है। इसी तरह से तमाम अंश जो है, और भी बहुत सारे अंश हैं, तो इस तरह से ये जो प्रभाव क्षेत्र की वजह से और ऊर्जा संपन्न और बल संपन्नता की वजह से इनमें क्रिया संपन्नता आती है, और इस तरह से अंशों का लेना देना शुरू हो जाता है। जितने अंश परिवेशों में चक्कर लगा रहे होते हैं, कम से कम उतने अंश तो मध्यांश में होते ही हैं, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे परमाणु की संरचना बनती है। अणु से क्या बोले, अंश से परमाणु, और इस तरह से परमाणु से अणु और अणु से अणुपिंड, इस तरह से बड़ी रचनाएं बननी शुरू होती हैं। तो नियम जो प्रकृति में, जो अस्तित्व में नियम है, वो नियम कैसे बना, ये भी समझ में आता है। ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रिया संपन्नता की वजह से ही ये नियम बने। बनाया नहीं किसी ने, अस्तित्व में नियम है तो आए कहां से ये, तो इसका कारण समझ में आता है। ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रिया संपन्नता होने से स्वयं स्फूर्त विधि से अस्तित्व में नियम बने। वो नियम हैं, अब बने से हैं हो गए, अस्तित्व में नियम हैं। व्यवस्था किसी नियम से है, उस व्यवस्था को, उस नियम को समझना है। तो ये हुआ ऊर्जा संपन्नता, क्रिया संपन्नता। अब ऐसा होते 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 क्या हुआ, पदार्थावस्था का प्रगटन हुआ। पदार्थावस्था का प्रगटन स्वयं स्फूर्त विधि से हुआ। अब ये तरल, विरल, ठोस 3 रूप में हुए। अब तरल जो हुए, जैसे लंबी कहानी है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। तो जो तरल है, एक वस्तु जलने वाली, एक वस्तु जलाने वाली, दोनों वस्तु एक निश्चित ताप और दाब पर मिलते ही क्या हुआ, जलने वाली वस्तु का प्रगटन हुआ, जल का निर्माण हुआ। और वह जल जैसे ही बना और वो जैसे ही धरती पर गिरा, तो नीचे क्या था, एसिड और बेस। तो एसिड, बेस, वाटर और टेम्परेचर और प्रेशर, ये पांचों के मिलते ही एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित ताप पर मिलते ही क्या हुआ, इनमें स्पंदन हुआ। किसमें स्पंदन हुआ, इसको आप समझ सकते हैं कि आप दुकान में जाइए और एक थम्स अप लिम्का का बोतल लीजिए और उसको ढक्कन खोल के अंगूठे से दबाइए और उसको जोर से हिला दीजिए। हिलाते ही क्या देखते हैं आप, उसमें एसिड भी है, बेस भी है, वाटर भी है। हमने क्या दिया उसको, टेम्परेचर और प्रेशर दिया। सब कुछ उसके अंदर था, हमने टेम्परेचर और प्रेशर दिया। ऐसा देते ही उसमें क्या हुआ, स्पंदन हुआ। क्योंकि कम मात्रा में सब कुछ था, इसलिए कम देर तक स्पंदन हुआ और उसकी निरंतरता नहीं है। लेकिन धरती पर जल, एसिड, बेस, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये पांचों जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, और यहाँ क्या है, एसिड, बेस, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर की निरंतरता है, तो इस तरह से इसको बोला स्पंदनशीलता। एक है स्पंदन होके खत्म हो जाना, एक है स्पंदनशीलता। शीलता का मतलब समझिए, देखिए ऊर्जाशीलता नहीं लिखा है, ऊर्जा संपन्नता। ऊर्जा संपन्नता मतलब मूल ऊर्जा तो है ही, उससे सभी इकाइयां, ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता, बल संपन्नता से क्रियाशीलता, संपन्नता नहीं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब निरंतर क्रियाशीलता, जो क्रिया निरंतर चलती रहे। शीलन, शील मतलब चलते रहना, मतलब निरंतर क्रियाशीलता। अब यहाँ क्या लिखा, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, यहां तक तो क्लियर है। यहां से स्पंदनशीलता, एसिड, बेस, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर एक निश्चित अनुपात में जब बनते हैं तो यहां से क्या होता है, स्पंदन शुरू हो जाता है। और यह स्पंदन शुरू होता है, स्पंदन शुरू होता है। ऐसा आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम में जब पूरा का पूरा वातावरण, जमीन पूरा का पूरा सूखा होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, अभी भी ये काम चल रहा है। ये किसी बीज से नहीं हो रहा है, ये अभी भी देखिए, अभी भी प्राणावस्था में, अभी भी स्वयं स्फूर्त विधि से अभी भी बहुत सारे स्पंदनशीलता चल ही रहा है। छोटे छोटे का, जो बड़े बड़े हो गए, जैसे आम का पेड़, कटहल का पेड़, नींबू का पेड़, या बड़े बड़े लता पता हो गए, इनमें क्या है, स्वयं स्फूर्त विधि वाला बंद हो गया। जैसे आम का पेड़ है, वो कभी चलता होगा, अब क्या है, आम का पेड़ जो है बीज वृक्ष विधि से, बीज विधि से शुरू होता है ये,
लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी दो विधि से, एक तो स्वयं स्फूर्त विधि से और दूसरा बीज विधि से, या पत्ते को काट के लगा देते हैं, डंठल को लगा देते हैं, ये विधि से भी दूसरी विधि है ये, और एक स्वयं स्फूर्त विधि से। तो इसको बोला स्पंदनशीलता। तो ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता। इसके बाद जीवावस्था का प्रकटन हुआ। तो जीवावस्था में क्या बताया, इसी विधि से, जिस विधि से ये क्या हुआ, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था, प्राणावस्था का प्रकटन हुआ, इसी तरह से आप देख सकते हैं। मैं कई बार बताता भी हूँ और जो है आप जैसे प्रबोधक जो है बताते भी हैं शिविरों में, और मेरे समझ में भी आया है। गमले का उदाहरण मैं लेता हूँ। एक गमले में क्या करेंगे, थोड़ा सा पत्ता ले लेंगे, थोड़ा चावल उबल जो रात में बच जाता है वो ले लेंगे और उनको गमलों में रख देंगे और बढ़िया से धो धा के रखेंगे, है ना, कुछ गंदगी ना रहे, और फिर उसमें पानी देते रहेंगे। थोड़े दिन में आप क्या देखते हैं, उसमें से कीड़ा निकलता है और वो कीड़ा चलता हुआ दिखता है। और इस तरह से आप चावल का उदाहरण देख सकते हैं। बहुत दिन हो जाने के बाद चावल को आप लंबा लंबा चावल उसमें देखेंगे, आधा चावल कीड़ा बन गया है, आधा चावल अभी नहीं बना है। और सूजी में आप देख ही सकते हैं, लाइए दुकान से 5, 6, 10 महीने में सूजी में वो सूजी ही कीड़ा बन जाता है। आटा में आप देख ही सकते हैं, आटा को आप गीला करके रख दीजिए और बंद करके रख दीजिए और देखिए हल्का हल्का जो है, या नहीं भी गीला करिए तो साल 2 साल 4 साल आटा को रखिए तो उसमें आपको आटा जो है कीड़ा बनता हुआ वही कीड़ा बन जाता है। वो पदार्थावस्था से प्राणावस्था का प्रकटन हो जाता है और वही प्राणावस्था से जीवावस्था का शरीर प्राणावस्था की इकाई है। और जब एक तरफ तो इधर हो गया, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ परमाणु, एक परमाणु से तो ऐसे हो रहा है, ये अंशों से सारा काम हो रहा है, दूसरी तरफ में भी अंशों से हो रहा है। क्या हो रहा है कि अभी बताया ही है, अभी आप लोगों ने बताया ही है कि परमाणु जो है, कुछ परमाणु भूखे होते हैं, कुछ परमाणु अजीर्ण होते हैं। जो भूखे परमाणु होते हैं वो अंशों को ग्रहण करते हैं और जो अजीर्ण परमाणु होते हैं वो अंशों को छोड़ते हैं। ऐसा लेना देना चलता रहता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब न लेते हैं न देते हैं। और ऐसे परमाणु जो न लेते हैं न देते हैं, ऐसे परमाणु को बोला तृप्त परमाणु। इसी का नाम है जीवन परमाणु। और ये जीवन परमाणु जैसे ही बनता है, वो जीवन परमाणु बनते ही उसको देखो, जीवन प्रभाव क्षेत्र की वजह से जीवन परमाणु बनता है तो बनते ही क्या होता है, उसको वो जीवन परमाणु बन गया। जैसे आप पढ़ लिख कर समझदार हो गए तो आप प्रमाणित करना चाहते हैं ना, मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ समझा है तो किसी को बताओ। जैसे अभी भैया जी बोल रहे हैं, बोल लो, व्यक्त हो, जो व्यक्त होगा वही व्यक्ति है। तो जीवन परमाणु प्रमाणित करना, जैसे जीवन परमाणु बनता है वो अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। क्या प्रमाणित करना चाहता है कि मैं जीवन परमाणु हूं, यही प्रमाणित करना है कि मैं जीवन परमाणु हूं। पता होता है नहीं, अभी तो जीवन परमाणु बना है। जैसे कोई किताब को रट लेता है, आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग हैं जो पूरी किताब को ही रट लेते हैं, पूरी कविता को रट लेते हैं, पूरा गीता रट लिया, पूरा महाभारत रट लिया। अब वो क्या करते हैं, कैसे प्रमाणित करते हैं, लोगों को सुनाने लग जाते हैं। उनके आचरण में है नहीं, लेकिन वो सुनाने लग जाते हैं। जीवन परमाणु जैसे ही बनता है वो अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। कहां प्रमाणित करेगा, प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। कैसा शरीर, जो सप्त धातु के बने हो, जिनका मेधा समृद्ध हो और जो मानव के संकेतों को ग्रहण कर सके। ऐसे शरीर की तलाश में ये जो प्राणावस्था को जो प्रकटन हुआ, ये कीड़े वीड़े बन रहे हैं, ऐसे ही जीवन शरीर की तलाश में निकलता है और वह जीव के शरीर को चलाने लगता है। कैसे जीव के शरीर को, जो सप्त धातु के बने होते हैं, जिनका मेधा समृद्ध होता है और जो मानव के संकेतों को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से जीवन जीव के शरीर को चलाने लगता है और ऐसे शरीर को जब चलाता है तो उसमें जीने की आशा होती है। तो जीने की आशा होती है तो इसको क्या बोला, इसको बोला जीवावस्था। तो जीवावस्था में क्या बता दिया यहाँ, ऊर्जा संपन्नता, क्रिया संपन्नता, स्पंदनशीलता और आशा संपन्नता। आशा संपन्नता मतलब जीने की आशा।
और जीने की आशा में छोटे छोटे जीवों को, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, ऐसे चलाते 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 छोटे छोटे जीवों से उसको पता चलता है कि चूहे के जीव से इससे तो अच्छा है कि मैं बिल्ली बन जाऊं, बिल्ली से अच्छा है तो मैं, ऐसे तलाश करता 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 उसको पता चलता है कि सुख नाम की कोई वस्तु है, सुख पूर्वक जीने की आशा होती है। ऐसा इसको ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब ज्ञान में डूबे भीगे घिरे होने की वजह से पारदर्शिता ही ज्ञान है। हम जो, आप जो जैसे दीवार को देख पा रहे हैं, तो दीवार को जो देख पा रहे हैं इसी को बोला ज्ञान, पारदर्शिता ही ज्ञान है। तो जैसे ही जीवन परमाणु को पता चलता है क्या, शरीर, जीव शरीर को चलाता चलाता इससे भी आगे कुछ है, सुख पूर्वक जीने की आशा, वो कैसे हो सकता है? तो ज्ञान संपन्नता होकर ही ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होते ही क्या होता है, तो जीव शरीर से छूटने के बाद अगले शरीर यात्रा वो मानव शरीर को चलाना शुरू करता है और इस तरह से ज्ञान अवस्था तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये चार अवस्थाओं की संपन्नता को यहाँ समझाया गया। अब ये जो नीचे लिखा है परिणामानुसंगी, बीजानुसंगी, वंशानुसंगी, संस्कारानुसंगी, तो ये जो है, जो ये परिणाम मतलब होता है जो संगठन विघटन हो उसको कहते हैं परिणाम। जैसे जो ये पदार्थावस्था होते हैं ये बनते हैं, और जैसे ईंट है तो ईंट मिट्टी से बना, फिर ईंट से फिर मिट्टी बन जाएगा। तो ये परिणामानुसंगी, परिणाम मतलब ये जो है संगठन विघटन इस तरह से जो होता है ये परिणामानुसंगी है। बीजानुसंगी जो बीज विधि से जो होता है वो बीजानुसंगी है। वंशानुसंगी जैसे गाय है तो गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो देखते हैं आप खड़ा हो जाता है, और जैसे गाय बोलती है वैसे बोलने लगता है, और जैसे गाय चलती है वैसे चलने लगता है ना। और ज्यादा कमजोर है तो थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए, उसके बाद वो चलने लगता है, और धीरे धीरे जितने गाय के सारे जो उसके जो भी आचरण है वो सब उसमें आ जाता है। तो क्या बोला, जीवावस्था वंशानुसंगी, और मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई है, और ये संस्कारानुसंगी है। संस्कारानुसंगी मतलब क्या हुआ, ये जैसे एक व्यक्ति, कोई किसी का बाप शराबी है तो जरूरी नहीं कि बेटा शराबी होगा। किसी के जैसे गाय बैल इसमें होते हैं वो क्या है, वंशानुसंगी है। लेकिन यहाँ क्या है, यह संस्कारानुसंगी है। और संस्कार कैसे होते हैं, तो पूर्व जितने भी पूर्व शरीर को चलाया है वहां जैसा आपका, अगर आपने मानव के शरीर को चलाया है तो उसके आधार पर, अध्ययन अभ्यास के आधार पर, और अगर आपने जीवों के शरीर चलाया है तो वातावरण के आधार पर। इस तरह से वातावरण और अध्ययन का जो प्रभाव होता है वो संस्कार पर दिखता है। इस तरह से मानव संस्कारानुसंगी इकाई है। अस्तित्व में चार अवस्थाएं स्पष्ट हो ही गया, ये पूरा ऊपर से नीचे तक सारे आगे कवर इसमें, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जड़ प्रकृति, कैसे क्रियाशीलता से, कैसे ऊर्जा संपन्नता से, बल संपन्नता से, क्रियाशीलता से स्पंदनशीलता तक पहुंचे। जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये जो है जीवावस्था ज्ञानावस्था का जो शरीर है वो प्राणावस्था की इकाई है। और कैसे चैतन्य उधर बना, जीवन बना, और जीवन आकर इसको चलाने लगता है। अगर जीव शरीर को चलाता है तो जीवावस्था, मानव शरीर को चलाता है तो ज्ञानावस्था। चेतना संपन्न जीने की आशा के रूप में इसको बोला चैतन्य प्रकृति। तो जीव शरीर को चलाता है तो जीव चेतना, और मानव शरीर को चलाता है तो अगर समझदारी बनती है तो इसको बोला मानव चेतना। अन्यथा मानव के रूप में मानव शरीर को चलाता हुआ जीव चेतना में जीता हुआ मानव। जीव चेतना क्या बताया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो इस तरह से ये यहाँ तक हो गया। अस्तित्व में चार अवस्थाएं, इसको आगे बढ़ाएंगे भैया जी। और कुछ है इसमें नीचे? हाँ, हो गया भैया। मेरे को लग रहा है एक आध शेयरिंग अभी और भी आएगी तो कवर तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। विपिन भाई टीचर हैं दिल्ली में, और पिछले 6 साल से जब दिल्ली में शिविरों का सिलसिला शुरू हुआ तो भैया की भी काफी रुचि रही और काफी अपने से गहन अध्ययन किए हैं, जो कि अभी इनके जिस तरह से व्यक्त हुए तो उससे स्पष्ट हो भी रहा। भैया थैंक यू। देव भाई आप भी करिए अपनी शेयरिंग प्लीज, और फिर इसको रैप अप करेंगे। जी भैया, तो मैं शॉर्ट में रखना चाहूंगा जैसे बात नोट की। तो वो ये भैया की चार अवस्थाएं प्रकृति के वैभव में हमें दिखाई देती हैं।
पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था है, ज्ञान अवस्था, जिसको आई थिंक मटेरियल ऑर्डर पहला रहेगा, जिसमें पहली क्वालिटी उसकी ऊर्जा संपन्नता, क्योंकि वो व्यापक में इकाई है तो ऊर्जा संपन्नता तो है ही। क्रियाशीलता, जिसमें जो आदान आई थिंक प्रस्थापन विस्थापन जो रहता है, घटना बढ़ना जो रहता है। उसके बाद ये दो क्वालिटीज, ट्रेट्स जो है वो साथ चलेंगे, और उसमें एक और ऐड होगा जिसको स्पंदनशीलता, या जैसे दीदी ने बड़े अच्छे से बोला कि गैसेस का आना जाना, तो उसको ऐड करने पर वो प्राण अवस्था होगा। और फिर जो ट्रेट्स हैं साथ चलेंगे, और उसके बाद एक नया ऐड होगा जिसको आशा संपन्नता बोला गया, जो कि जीवावस्था का फीचर है, जिसमें बेसिकली जीने की आशा से, इसका जीने की आशा से है। कोई भी जो पदार्थ अवस्था, जैसे कोई भी पानी है या पत्थर है, मेटल है, या प्राण अवस्था जो प्लांट जो ऑर्डर है, और जीवावस्था जो मेनली एनिमल्स जो है, जिसमें एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें देखा गया है कि अपना डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास रहता है, विच बेसिकली वो जीने की आशा के साथ रहते हैं। उसके बाद फिर यही 4 ट्रेट्स आगे बढ़ेंगे, और उसमें एक और ऐड होगा जिसको हमने ज्ञान संपन्नता बोला, जो कि मेनली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बोला गया। नॉर्मली साइंस में दो ही लेके चले हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग, और लिविंग में तीन को एक साथ रख दिया गया, पदार्थ अवस्था को नॉन लिविंग में। यहाँ पर हमने इसको 4 में बाइफरकेट किया हुआ है। ज्ञान अवस्था में जो मेन जो मुझे सिंपल सा मीनिंग समझ में आता है कि जो सारे पिछले ट्रेट्स हैं, उसके अलावा जीने की आशा के अलावा सुख से जीने की आशा जो है वो ऐड होती है। तो अब सुख क्या है, उसका आंसर ढूंढते हुए फिर ज्ञान संपन्न होगा इंसान, मानव। तो ऐसे करके ज्ञान अवस्था पूरी होगी। उसके बाद फिर ये जो परंपरा बनती है वो 4 तरीके से डिस्क्राइब हुई। परिणाम, जो कि मेनली पदार्थ अवस्था का एक, पदार्थ अवस्था जिस तरह से आगे बढ़ती है वो परिणामानुषंगी है, जिसमें फिर से वही जो एटम्स का आना जाना, ऐड होना या कम होना। उसके बाद बीजानुषंगी जो प्लांट ऑर्डर है, उसमें जैसा प्लांट जहाँ से बीज आएगा वैसा ही दोबारा से वो पैदा होगा। वंशानुषंगी जो एनिमल ऑर्डर है, गाय से गाय जाति का ही होगा, शेर से शेर जाति का ही होगा, जिसका बच्चा होगा। और संस्कारानुषंगी जो मानव में जो भी ज्ञान अर्जन होता है, या फिर भ्रम रूप में भी जो वहां पर अर्जित होता है, वही आगे बढ़ने की उसमें क्षमता होती है, और आगे आगे उसकी एक्सटेंड होने का पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है। यहाँ पर मुझे बस एक चीज भैया मुझे शायद ऐड भी करनी है और समझनी भी है, कि कंफर्म भी करनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे पिछले जो इनमें बात हुई है, पहले पदार्थ प्राणावस्था में ऊर्जा संपन्न क्रियाशीलता है ही, और एक और ऐड हो गया, ऐसे ऐड होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात यहाँ के लिए भी सही है, जो संस्कार अनुषंगी है उसमें पिछले 3 भी हैं ही, है ना। जैसे अगर सेल्स की बात करें हम लोग, है ना, तो वहां पे परिणामानुषंगी हो गया। फिर हम लोग स्पर्म्स एग्स की बात करें तो बीजानुषंगी हो गया। और फिर मतलब
मानव ही पैदा होगा तो वंशानुषंगी हो गया, और संस्कार अनुषंगी जैसे अभी बात की हमने, जो भी ज्ञान अर्जन होता है उसका आगे स्प्रेड होता है। तो एक बार रुक के आप ये बाद में आप एक बार पूरा कर लीजिए देव भाई, और फिर मैं इसको कवर कर। ठीक है भैया, थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर लीजिए। उसके बाद फिर इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया कि चारों ऑर्डर्स को इसी दो में अगर स्प्लिट करना हो तो जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति है। व्यापक मूल में प्रकृति में तीन इकाइयां हैं, इसमें व्यापक है, जड़ है, चैतन्य है। और फिर जड़ जो है फर्दर बाइफर्केशन है उसका पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में, और चैतन्य का फिर जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में। जी बस इतना ही भैया, बाकी तो पहले कवर हुआ। उसके बाद इन सब में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया दिखाई देती है। भौतिक क्रिया जिसमें घटना बढ़ना है उसका बेसिकली आयतन ये सब, और रासायनिक क्रिया जैसे एग्जांपल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है मेटल का, वो आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो मिक्स होते हैं, तो वो एक रासायनिक क्रिया का एग्जांपल हो गया। जीवन क्रिया जो कि अभी तक शायद अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है नॉर्मल साइंस में, जो कि हम इस कंटेंट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा जी ने जो प्रस्ताव दिया उसमें जीवन क्रिया एक है, जिसमें जो कि पूर्ण है, जिसमें कोई घटना बढ़ना नहीं होता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत है। फिर हर एक का, अर्थात सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वहां से लेके जो सबसे बड़ा हम सोच सकते हैं, उसमें सबका अपना रूप, गुण, स्वभाव, धर्म रहता ही है। रूप जो बेसिकली जो विजिबल फीचर्स हैं, आई थिंक मनोहर भैया ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, मैं इसको जाने दूंगा अभी, मतलब वो एक वर्ड्स ठीक है। बाकी स्थिति, गति, वही रूप, गुण, स्वभाव, धर्म जो है वो अविभाज्य है, इनसेपरेबल है, और स्थिति गति अविभाज्य है। स्थिति अर्थात जो होना है, गति उस होने के स्वरूप में जो आगे उसका कॉन्टिन्यूटी है, उसका जो सापेक्षता में जो उसका आई डोंट नो, मतलब एक्शन है या उसका जो प्रस्तुति है, उसको गति के रूप में बोला। जी भैया इतना ही रखना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू। गुड भैया, सबकी शेयरिंग मोस्टली आ गई, तो अच्छा रहा। मेरे को लग रहा है कि टाइम भी है, अभी 10-15 मिनट और ले लेंगे, और इसको एक बार मैं भी अपने तरीके से कैसे देखता हूँ वो भी आपके सामने रख देता हूँ। कुछ प्रश्न आपके जो मेंशन्ड है, कुछ ध्यान रहेंगे मेरे को, मैं हैंडल भी कर लूंगा साथ साथ, नहीं तो आप स्पेसिफिकली भी पूछ लीजिए। तो इसको जो कहा प्रकृति में संपन्नता, तो बेसिकली क्या है कि जैसे आप सबने बताया ही है कि हर इकाई जो है वो व्यापक में ही संपृक्त है और व्यापक में ही है। तो व्यापक में होने के कारण हर इकाई ऊर्जा संपन्न है। तो ये जो ऊर्जा संपन्नता है, ये हम धरती पर जो चारों अवस्थाएं हैं, अस्तित्व में चारों अवस्थाएं हैं, इनको हम देख पाते हैं कि हर इकाई ऊर्जा संपन्न है। तो हर इकाई के मूल में परमाणु है, और हर परमाणु जो है कोई स्टैटिक नहीं है, उसमें जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम ही रहे हैं। बेशक हमको कोई इकाई में क्रियाशीलता दिखे या ना दिखे, मतलब कोई बच्चा चल रहा है तो वो चलता हुआ दिखता है, लेकिन मेरे सामने अगर कुर्सी पड़ी है तो ऐसा दिख रहा है कि कुर्सी सिर्फ पड़ी है, तो उसमें क्रियाशीलता दिखती नहीं है। लेकिन कुर्सी भी परमाणुओं से बनी है, और हर परमाणु में क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इतना हमको समझ में आता है। ठीक है, तो वो क्रियाशीलता जो है वो उसको हम समझ सकते हैं। तो पदार्थावस्था जो है उसके बारे में ऐसा बोला, जो पहली अवस्था है जो अस्तित्व में हमको हर जगह पर दिखती है,
बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी हमको ये सिर्फ इसी धरती पर, हमारी धरती पर ही ये नीचे की 3 अवस्थाएं जो है ये दिखती हैं। पदार्थ अवस्था जो है ये हमको धरती से बाहर भी जाते हैं तो जो भी कुछ हमको दिखता है वो पदार्थ ही है। दूसरे जितने भी ग्रह हैं और गैलेक्सीज हैं और सोलर सिस्टम्स हैं, स्टार्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो पदार्थ के रूप में। तो हर इकाई व्यापक में होने से ऊर्जित है और वो ऊर्जा जो ऊर्जित जो होना जो है वो ऊर्जा संपन्नता जो है वो क्रियाशीलता के रूप में हमको दिखती है, समझ में आती है। फिर प्राणावस्था में क्या हुआ? प्राणावस्था में साथ में सांस लेने वाला कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। फिर जीवावस्था में क्या हुआ? जीवावस्था में अंत में जाकर के ये जीने की आशा के रूप में हमको दिखता है। जैसे आप में से कई साथियों ने बताया भी कि वो जो है एक ऐसा दिखता ही है कि अपने आप को बचाना चाहते हैं, मतलब किसी पशु को भी अगर हम मारने की कोशिश करते हैं तो अपने को बचाने की कोशिश करता है, वो जिंदा रहना चाहता है, ऐसा हमको बड़ी आसानी से क्लियरली दिखता है। ज्ञानावस्था में जिसमें कि मानव को रखा गया, तो इसमें बोला कि इसमें ज्ञान संपन्नता का पोटेंशियल है। मानव अभी ज्ञान संपन्न है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें ज्ञान संपन्न होने का पोटेंशियल है। तो ये जो जब तक वो भ्रमित अवस्था में है उसमें हम पोटेंशियल के रूप में देख सकते हैं, और जब वो जागृत अवस्था में होगा तो फिर हम उसको ज्ञान संपन्न के रूप में सॉरी। तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो मेन डिफरेंस है वो ज्ञान के आधार पर ही है। तो एक बड़ा अच्छा सूत्र है बाबा जी ने मध्यास दर्शन में दिया है कि मानव ही अस्तित्व में ऐसी इकाई है जो सब कुछ समझना चाहता है और सब कुछ समझ भी सकता है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप लोग साथी जो गंभीरता से इसको मतलब फॉलो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चाहे तो नोट भी कर लें कि अस्तित्व में मानव ही एक ऐसी इकाई है जो सब कुछ समझना चाहता है और सब कुछ समझ भी सकता है। तो एकदम से जो है ये जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो डिस्टिंक्शन है ये ज्ञान के आधार पर भी हमको क्लियर होता है, क्योंकि जीवावस्था में जितनी भी इकाइयां हैं, हम ये पशु पक्षियों को देखते हैं, ये सब कुछ समझना चाहते हो या सब कुछ समझने का इनमें पोटेंशियल हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं। मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स को काफी सारे प्रश्न आते हैं कि ये धरती गोल है कि चपटी है ना, सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाती है या धरती के आसपास सूरज चक्कर लगाता है, पूरी धरती में कितने मानव रहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये मानव के मन में तो उठे हैं, लेकिन हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि किसी शेर को या गाय को या कबूतर को ऐसे हमें कभी लगा हो कि इनको प्रश्न उठे हो कि भाई पूरी धरती पे कबूतर की कितनी पॉपुलेशन है, पूरी धरती पे शेर की कितनी पॉपुलेशन है, धरती गोल है या चपटी है ना, धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, सूरज धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है। ऐसे कुछ प्रश्न पशु पक्षियों में, जीवावस्था की इकाइयों में उठते हो, ऐसा कोई प्रमाण हमको आज तक नहीं। तो इनका जीना अपने अपने झुंड की सीमा तक रहता है, अपना खाना पीना चलता रहे, अपने जिस झुंड में ये रह रहे हैं वो उनका सबका बचाव होता रहे, इतने तक ही इनकी कल्पनाशीलता की सीमा है। मानव की कल्पनाशीलता असीम है, तो ये असीम ही जो है उसी को कह रहे हैं कि सब कुछ समझना चाहता है और सब कुछ समझ भी सकता है। तो काफी बार जो है ना शुरू में हम लोगों ने ऐसा देखा है, पाया भी है, बड़ी आसानी से इस तरह का स्टेटमेंट कई साथियों के मुंह से निकलता है, और हमने साइंस की क्लासेस वगैरह में कई बार ही देखा है। भैया ये कई तरह के जीवावस्था की इकाइयों को बड़ा डेवलप्ड बताया गया है, कहीं पे कॉकरोच को बड़ा डेवलप्ड बताया गया है, कहीं पे डॉल्फिन को बड़ा डेवलप्ड बताया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट को ज्ञान के साथ में लिंक किया है ना। दिस इज व्हाट सेट्स ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम जीवावस्था। यही जीवावस्था और ज्ञानावस्था के बीच की जो डिस्टिंक्शन है। फिर समझ के आधार पर ही मानव सुखी होना चाहता है। यहाँ पर पशु पक्षियों में जिंदा रहना पर्याप्त है ना, पशु पक्षी के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है,
मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है ना। हम सिर्फ जिंदा रहें और खाना पीना मिलता रहे 70-80 साल तक, हमारे को उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, है ना। हमको सिर्फ जिंदा रहने के अलावा भी कुछ चाहिए, हमें सुखपूर्वक जीना है। ये अपनी पहचान होने के बाद में फिर मानव का मानव के रूप में जीना जो है वो बनता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इनका मेन पर्पस ये है कि हम अपने आसपास जो कुछ है उसको देख पाए, और फिर ह्यूमन बीइंग का जो 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 ऐसा बोले कि जो इसमें डिस्टिंक्शंस हैं, है ना, जो 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 इसकी ग्रेटनेस है उसको हम पहचान पाए, और फिर उससे हम संपन्न भी हो पाए। तो समझ के साथ ही फिर मानव सुखपूर्वक जी पाता है। ऐसा जो है इसको इन 4 चीजों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे में इस तरह से एक ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह से इसको क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न थे, इसको एक बार हैंडल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भी परिणाम अनुषंगी क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व में हर मूल में क्या है, परमाणु अंश है। परमाणु अंश इकट्ठे होते हैं तो अलग अलग किस्म के परमाणु बनते हैं, और फिर वो परमाणु भी एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो अणु के रूप में और फिर आगे कोशिकाओं के रूप में बनते हैं। तो सिर्फ अगर पदार्थावस्था की बात करें तो ये परमाणु अंश मिलकर के कुछ परमाणु बनता है, और फिर कुछ परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं। ये सब मिलके कुछ बनना है, इसको ये कह सकते हैं कि उसका एक परिणाम निकला। मतलब कई परमाणु अंश थे, वो मिलके एक इकाई के रूप में, अणु के रूप में आ गए, तो वो अणु जो है वो परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आया। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, वो भी इकट्ठे हुए तो H2 के रूप में एक हाइड्रोजन का अणु बन गया, 2 परमाणु मिलके। और फिर दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिला तो वाटर के रूप में H2O बन गया, वो भी एक अणु के रूप में हम उसको कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट के रूप में कुछ निकल कर आता है, कुछ बनता है। जो ये बनता है उसका आचरण उस बने हुए के आधार पर निश्चित, इसको परिणाम अनुषंगी है। तो अनुषंगी का बेसिकली क्या है, हर इकाई का आचरण कैसा है। तो पदार्थावस्था की इकाई परमाणु अंश और परमाणु और अणु से रचित रचनाएं, जो कुछ भी वो बन गया, जो रिजल्ट आया, जैसा वो रिजल्ट है वैसा ही उसका आचरण होगा। अगर मिलजुल कर H2O बन गया है तो हमें निश्चित है कि H2O का आचरण ऐसा ही होगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं है ना। उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसकी निश्चितता है। ये निश्चितता से एक विश्वास आता है ना। उसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहती, पता नहीं कल पानी था आज क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा पानी ही रहता है। वो उस निश्चितता के आधार पर हम पानी के साथ में हमारा जीना बनता है। फिर पदार्थावस्था के बाद में अगला आया प्राणावस्था। तो प्राणावस्था में बोला कि प्राणावस्था में इकाइयों का आचरण की निश्चितता जो है वो बीज विधि से है, बीज अनुषंगी। तो हम आम की गुठली लेते हैं या गेहूं लेते हैं, राइस लेते हैं, और मतलब मानव ने जितनी खेती बाड़ी और इन सब चीजों के ऊपर जो है वो अपनी महारत हासिल की है, वो बेसिकली इस बीज अनुषंगीयता को पहचान करी। मालूम है कि भैया वो नीम के पेड़ से फिर बाद में जो बीज निकलेगा उसको लगाएंगे तो कुछ साल के बाद में नीम ही बनेगा, आम की गुठली को लगाएंगे तो आम ही बनेगा। तो वहां पर एक निश्चितता है ना। तो वो जो नीम का फिर फल निकलेगा या आम का जो फल निकलेगा, वो फल भी कैसा निकलेगा उसकी एक निश्चितता है। इट कैन बी प्रेडिक्टेड, उसको एडवांस में बताया जा सकता है कि इतने साल के बाद में निकलेगा। जैसे गेहूं की फसल लगाते हैं तो 115 दिन के बाद में, 120 दिन के बाद में गेहूं रेडी हो जाएगा। मानव ने ये सारा स्टडी किया है, तो इसी आधार पर हम खेती कर पाते हैं। तो एक निश्चितता बनती है। फिर जीवावस्था में निश्चितता जो है वो वंश के अनुसार है। गाय के बच्चे का आचरण जो है वो गाय के वंश के अनुसार होगा, बिल्ली के बच्चे का आचरण जो है वो बिल्ली के वंश के अनुसार है। इस क्रम को देखते हुए फिर मानव का आचरण जो है, ये हमको सबसे ज्यादा जीते हुए जब जीते हैं जिंदगी में,
तो लगता है कि भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मानव का आचरण निश्चित नहीं। किसी अनजान व्यक्ति को भी देखते हैं तो पता नहीं चलता कि भैया इस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ना, ये भरोसा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। कि मतलब जिस तरह से हम ये जो बेसिक एटम्स से बनी पदार्थावस्था की इकाइयां हैं, उनका परिणाम अनुषंगीयता के आधार पर हम उनकी निश्चितता रहती है, हमारा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। प्राणावस्था की इकाइयों की बीज विधि से, बीज अनुषंगी विधि से एक आचरण की निश्चितता रहती है, हमारा एक विश्वास बना रहता है। जीवावस्था की इकाइयों के अनुसार का वंशानुषंगीयता के अनुसार एक निश्चित आचरण बनता है, हम इनके साथ में जी पाते हैं। मानव का आचरण जो है वो वंशानुषंगी नहीं है, बीज अनुषंगी नहीं है, परिणाम अनुषंगी नहीं है। मानव का आचरण जो है वो संस्कार अनुषंगी, तो इसीलिए काफी बार हम देख पाते हैं कि जैसा मम्मी पापा का आचरण होता है, इट इज नॉट नेचुरल कि बच्चे का भी आचरण वैसा ही हो। पेरेंट्स रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चों का आचरण जो है वो बिल्कुल इट कैन बी पोल्स अपार्ट, मतलब बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा सकता है। एक जो है वो बहुत अच्छे आचरण के साथ में हो सकता है, एक बहुत दुष्ट आचरण के साथ में हो सकता है। तो मानव का आचरण जो है ये पहली 3 विधियों से परिभाषित नहीं होता। तो लेकिन हम मानव के आचरण में भी निश्चितता चाहते हैं, है ना। वो अनिश्चितता ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। तो मानव का आचरण मानव के संस्कार के अनुसार होता है। ये एक बार जब हमको पकड़ में आता है तो फिर ये पता चलता है कि वहां पर जब हमारे को निश्चितता की हमारी अपेक्षा तो है ही, है ना, हम भी चाहते ही हैं कि आचरण की निश्चितता हो। तो जब ऑफिस भी जाए तो पहले से ऐसा संकट ना हो कि पता नहीं आज बॉस का मूड कैसा होगा, है ना। काफी बार ऑफिस से घर आए तो पता नहीं घर वालों का मूड कैसा होगा, चलो चल के देखते हैं आज। काफी बार तो ये प्रश्न चिन्ह बने रहते हैं। तो ये निश्चितता रहती है तो आदमी विश्वास के साथ में जी पाता है, वो सुख का आधार बनता है। तो ये संस्कार के अनुसार मानव का आचरण रहता है। तो ये संस्कार वाला पार्ट जो है फिर हमारा ये कार्य क्षेत्र बनता है, इस पे फोकस करना बनता है। ये जो है फिर हमारी मध्यस्थ दर्शन में काफी कुछ इस्तेमाल है। तो मानव का आचरण जो है, मानव जो है वो क्या है, संस्कार अनुसार। इतना जो है देव भाई आपका स्पेसिफिक प्रश्न था, तो मुझे लगा कि मैं इसको ऐसे करके इन 4 को देखता हूँ। आप बताइए आपके प्रश्न का उत्तर बना इसमें या नहीं बना। बाकी भी किसी का कुछ इस पॉइंट नंबर 2 में अभी तक कुछ प्रश्न हो तो उसको साथ में लेते कुछ। जी भैया, तो एक्चुअली आपने जो जैसे बोला वो एकदम सही लगता है। मैं एक्चुअली इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा था कि ऑब्वियसली मतलब पहले 3 जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, उससे मानव का आचरण डिफाइन नहीं होगा, वो बिल्कुल सही लगता है। लेकिन मेरा था कि जैसे जो वंशानुषंगी में जो डिस्क्रिप्शन है, तो क्या वो मानव पर एप्लीकेबल नहीं है? रूप के आधार पर एप्लीकेबल है जी, है ना। तो मानव का बच्चा देखने में मानव जैसा ही लगेगा, शेर जैसा नहीं लगेगा, इतना कह सकते जी। ठीक है। लेकिन किसी इकाई का आचरण सिर्फ रूप के आधार पर नहीं रहता है ना। मतलब वो जैसा दिखता है, दिखने में तो आदमी बड़ा भोला लग सकता है, और जब उसके साथ में हम डीलिंग करने जाते हैं तो सही उसकी सच्चाई का पता चलता है। सारी धोखाधड़ी और फ्रॉड दुनिया में जो है वो भोले चेहरे के साथ ही हो रहे हैं। तो जो आचरण है वो उसको पकड़ना जो है वो आवश्यक है। भैया जी, जैसे हम बोलते हैं कि जो मानव है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो जैसे आप भी अपनी बात रखे, तो क्या हम जीवन को नहीं समझ सकते कि जीवन संस्कार अनुषंगी है, और जो देव भैया जी कहना चाहते हैं जो शरीर है वो तो परिणाम अनुषंगी है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल शरीर वंशानुषंगी है, लेकिन मानव का आचरण सिर्फ शरीर से परिभाषित नहीं होता। शेर का आचरण शरीर से परिभाषित हो जाता है, शेर को देख के पता चलता है कि भैया ये इससे बच के रहना है। इसीलिए घर में हम जो है वो कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खरगोश पालते हैं, शेर नहीं पालते हैं, है ना, सांप नहीं पालते हैं।
जी भैया। भैया जी, जैसे इसमें जो परिणाम अनुषंगी शब्द आया, परिणाम अनुषंगी, ये भैया जी रेशियो के उसमें ही है ना कि कोई दो मैटर या कोई मैटर का पार्टिकल किसी रेशियो आएगा तो ही वो कोई सब्सटेंस बनाएगा जो कि अपने आचरण को प्रस्तुत करेगा। आपने बोला कि H2O को कहा तो उसमें जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक तब आके ही वाटर बन रहा है। बिल्कुल। और उसको भी एक अणु के रूप में देख लें तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का एक अणु ले लें, कार्बन का एक अणु ले लें, आयरन का एक अणु ले लें, तो वो कुछ परमाणु अंशों से बना है ना? तो परमाणु अंशों के मिलने से जो गठन हुआ है ना, अणु के रूप में, उसका वो जो रिजल्ट बना है, उस रिजल्ट का आचरण निश्चित है। इसको परिणाम अनुषंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, ठीक बात है भैया। बिल्कुल। बताइए और किसी का कुछ हो यहाँ पर प्रश्न, नहीं तो फिर 3 पॉइंट नंबर 3 को भी कवर करके फिर रैप अप करेंगे आज। नमस्कार भैया। हाँ जी, नमस्ते भैया। एक बार संस्कार अनुषंगी को भी एक बार थोड़ा सा संस्कार को पर्टिकुलर थोड़ा सा क्लियर। तो संस्कार जो है ना दीदी, ये शरीर से रिलेटेड नहीं है। तो मानव जैसे शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो संस्कार शुद्ध रूप से जीवन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये जो है, ये यहाँ पर एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग सी बात कह रहे हैं। मतलब कुछ तरीके से परंपरा में भी ऐसे बातें कही गई हैं, लेकिन परंपरा में ना काफी कुछ मिक्सअप हो गया, हौच पौच हो गया। लेकिन काफी बारी जो है वो एक ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि इट रन्स इन द ब्लड, मतलब किसी की फैमिली में जो है ना ये ऐसा ही रहता है। तो मतलब ऐसा समझा जाता है कि इस फैमिली में जब भी बच्चे आएंगे तो वो ऐसा ही होगा, मतलब इट रन्स इन द ब्लड का ये मतलब सेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ ब्लड या कोशिकाओं से मानव का आचरण निश्चित नहीं होता है। इसको हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण से हम सब ने देखा भी है ना। एक ही घर में 2 भाई बहन रहते हैं, माता पिता तो एक ही रहते हैं, भाई बहन का आचरण में जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि मानव का आचरण जो है वो संस्कार के आधार पर, और संस्कार सीधा सीधा जीवन से ही निकलता है, जीवन से ही जुड़ता है। तो मानव के आचरण में हमको निश्चितता चाहिए मतलब संस्कार पक्ष पे काम करना है। इसके लिए जीवन को, ये चैतन्य पक्ष को समझना बड़ा आवश्यक है ना। ये नहीं समझा रहता है ना, यही पीड़ा बनती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और काफी बुजुर्गों को देखते हैं कि यार ये हमारे ही बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े हुए थे, पता नहीं कैसे निकल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चला। तो ऐसी पीड़ाएं जो है हमने अपने आसपास निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हुए देखते हैं तो काफी मात्रा में दिख रही है। तो मानव का आचरण जो था, वो बच्चे का जो आचरण था, बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो बच्चे के शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाना था, उसको देसी घी देना है, उसको शुद्ध दूध पिलाना है, उसको हॉर्लिक्स देना है, ये वाली सारी चीजें शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन इस सब से बच्चा संस्कारी हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं ना। संस्कार पक्ष पे काम करना एक अलग कार्यक्रम है, उसको पहचानना बड़ा आवश्यक है। तो मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है ये जो है, ऐसा यहाँ भैया जी, और संस्कार वाला पार्ट एक सेकंड तारा दीदी से पूछ लेते हैं पहले। भैया यहाँ पे जैसे हम ये भी मानेंगे ना कि जीवन के साथ पूर्व जन्म के जो होता है, पूर्व जन्म कहें या पहले जीवन के जो संस्कार, बिल्कुल पूर्व संस्कार रहते हैं, लेकिन संस्कारों में परिमार्जन भी होता है, संस्कारों में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है ना। तो संस्कार में एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करनी है, ये टीचर को और पेरेंट्स को पता होगा तो वो कर पाएंगे। अगर पता नहीं होगा तो फिर वो सारा मैथमेटिक्स और साइंस और फिजिक्स में नंबर लाके आईआईटी में एडमिशन दिलवाने तक का ही कार्यक्रम रह जाता है ना। तो ये 2 अलग अलग चीज है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आईआईटी ये एक अलग चीज है और संस्कार पक्ष एक अलग चीज है। तो संस्कार पक्ष पे काम करना है, मानव का आचरण उस मतलब जो है वो उससे, ये इस तरफ इसको बड़े अच्छे से ध्यान
ठीक हुआ तारा दीदी? हेलो, चलिए और बताइए किसी का। जी भैया, भैया जी ये एक संस्कार। हाँ, वर्षा बोलो। हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? यस वर्षा जी, बहुत मैं समझता हूँ एक ही जो संस्कार को ऐसा जैसे आपने बता ही दिया है, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी जी। आवाज नहीं आ रही भैया। चलिए, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ जी, अभी सुन सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही बात थी कि संस्कार को संजय भैया आपने समझाया तो बहुत अच्छे से। संस्कार को अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो ऐसा कोई हो तो बताइए। देखिए भैया, जैसे व्यवस्था को समझना है ना, व्यवस्था के अनुसार जी पाना, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, जितना जितना हमारा जीवन क्रिया जब हम करेंगे, देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि वील टच अपॉन जीवन क्रिया आल्सो अगले दो हाँ, तीन सेशंस में, ठीक दो है। और शिविरों में तो किया ही है। तो प्रिय हाँ हित जी, लाभ और न्याय धर्म सत्य, जो इसका जो हमारा एक दो क्लासिफिकेशन करके बाबा जी ने बताया है ना सत्य, तो न्याय धर्म सत्य हाँ, वाला जितना पार्ट है वो सारा का सारा संस्कार को टच कर, वो सारा संस्कार का कंटेंट है ना। न्याय धर्म सत्य वाला सारा का सारा कंटेंट जो है वो संस्कार का कंटेंट, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। की आवाज बहुत इधर उधर होती है, इसके लिए भैया यहाँ पे मेरा एक वो है थोड़ा सा। हेलो, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी क्या? भैया जी हमको तो आ रही थी क्लियर आ आपकी। रही है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ भैया जी हम मैं कुछ थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ है। बताइए, कुछ कह रहे थे? हाँ बताइए बताइए। भैया जैसे आपने कहा ना कि संस्कार जो है न्याय धर्म सत्य पर ही है आधारित, तो वो तो अच्छे संस्कार हो गए ना, हाँ लेकिन हाँ, संस्कार तो बनेंगे तो प्रिय हित लाभ से भी, भले ही वो खराब होंगे। तो जो खराब है फिर उसको मतलब क्या कहें, वो देख लिया जाए यहाँ पर तो ठीक है, मतलब वो होंगे, वैसे होंगे तो फिर वो उसका आचरण खराब रहेगा, मतलब हाँ, फिर मतलब एक दूसरे संस्कार के तो साथ माने में जाएंगे ना, वो भी संस्कार देख, तो माने जाएंगे ना। मतलब वो बाबा जी ने वो ठीक वाली चीज को ही संस्कार कहा है मोस्टली, हालांकि कहीं कहीं पर कुसंस्कार शब्द भी यूज किया है, लेकिन मतलब हम जिसे कहते हैं कि हम ठीक वाले पार्ट को ही फोकस करके मेरे को जी लग रहा है वो देख के चलेंगे, मतलब हाँ ये जी ठीक है, मतलब संस्कार में कमी होती है तो फिर हमारा शिकायतों के साथ में जीना होता है। जी जी, बहुत बढ़िया। भैया जी जैसे संस्कार अनुषंगी शब्द है ना, ये बहुत भारी लगता है कभी कभी, तो क्या हम इसको इक्विवेलेंट लेकर समझ के रूप में रख सकते हैं कि मानव के पास जो संपूर्ण समझ है सही के अर्थ में वही उसका संस्कार है? हाँ, तो संस्कार शब्द तो परंपरा का शब्द है, इसमें भारी क्या लग रहा नहीं, समझने की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। है? देखिए शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब है ना, रियलिटी के रूप में हम देख पाए कि भाई हाँ हम बात किस चीज की कर रहे हैं वो पकड़ में आ जाए, वो आवश्यक है। तो मानव मानव परंपरा में भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तो चल ही रहे हैं, है ना, हजारों लाखों साल से चल रहा है। ये संस्कार पक्ष पे जो काम करना है ये चैतन्य से रिलेटेड है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये जो है ना, ये बाबा जी ने मतलब बार बार कहा है कि इस तरफ ध्यान जाने की जरूरत है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजा का बच्चा राजा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, अच्छे आदमी का बच्चा अच्छा, ये इस तरह के कंक्लूजन्स जो है ना, ये मिसप्लेस्ड कंक्लूजन्स हैं, ये रॉन्ग कंक्लूजन्स हैं। हमने फिर देखा भी है कि मतलब ऐसा तो होता भी नहीं है। तो ये जो है ऐसा कह रहे हैं कि मानव जो है वो संस्कार के अनुसार है, और जीवन जो है वो माता पिता नहीं देते हैं, जीवन एक अलग से इकाई है। तो माता पिता से शरीर मिलता है, तो ये संस्कार जो है ये शरीरगत वस्तु नहीं है, संस्कार जो है ये एक जीवनगत वस्तु, इतना जो है मेरे को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। आप सबको मालूम भी है, थोड़ा सा अपने में और शोध करेंगे तो क्लियर रहेगा।
फिर जो है ये अगले पे भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, सो दैट वी कैन रैप अप द सेशन आल्सो। तो ये अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, यही उसी का चल रहा है। तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था जो है इसको शुद्ध रूप से जड़ प्रकृति कहा, और फिर जीवावस्था, ज्ञान अवस्था जो है, इसके जो शरीर है ये जड़ ही है ना। आप मुझे कई साथियों ने, भुवन भाई ने सबसे पहले बोला, फिर बाकियों ने भी बताया कि इस चीज की तरफ ध्यान दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाई है, ठीक है। इनका जो जीवन वाला पार्ट है उसको हम चैतन्य प्रकृति कह रहे हैं, जिसमें जीने की आशा है, जिसमें सुखपूर्वक जीने की आशा है। जीवावस्था में जिंदा रहने की आशा है, और फिर ज्ञानावस्था में सुखपूर्वक जीने की आशा है। ये सारा जीवन में है, ये शरीर में नहीं, जीवन में है ना। तो इसको चेतना संपन्न होना है जीने की आशा के रूप में। ये जो है जीवावस्था की इकाइयां तो इनैनी के चेतना में है। ज्ञानावस्था की इकाइयां जो मानव हैं, ये भ्रमित अवस्था में जीव चेतना में जी रहे हैं, और फिर भ्रमित अवस्था से जब जागृत अवस्था में आते हैं तो मानव का जीना जो है वो मानव चेतना के साथ में होना है। तो मानव को जीव चेतना से मानव चेतना में कन्वर्ट होना है ना, संक्रमण होना है, ये शिक्षा का काम। तो हमारे बच्चे को 20-25 साल तक जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मेन काम क्या था कि बच्चे की मानसिकता में संस्कार पक्ष पे हम काम कर पाए, और बच्चे की जब तक पढ़ाई पूरी हो वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण ना, वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया है। इसीलिए हमको समाज में और अपने घर परिवारों में और ऑफिस में इतनी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती हैं। ये जो है ये ठीक से आचरण नहीं कर रहे हैं व्यक्ति, सीनियर पोजीशंस पे भी चले जाते हैं, हमें उनसे भी शिकायत रहती है। समाज में इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि मानव शरीर में तो बड़ा हो गया है, लेकिन मानव चेतना संपन्न जो है वो नहीं। तो बाकी बात तो जितनी मर्जी और कर लें, काफी समय हो गया है। मुझे लग रहा है कि मतलब मैं अपनी तरफ से इसको इतना ही रख के अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। कुछ प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो रैप अप करके, और मैं आगे का थोड़ा सा अगले 2-4 मिनट में बता के फिर आज का सेशन। 1 मिनट संजय भैया, बताएं। बस मुझे इतना पूछना था कि जो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं, खास करके जो व्यापक का जो लेक्चर था, मैं ढूंढ नहीं पाया कहीं भी वो लिंक या वो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? भैया ये देव भाई बड़ी मेहनत करते हैं, ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के बाद इनके साथ में रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर बाद में अपलोड करते हैं। तो जो ये हमारा मैसेज जाता है ना, इसी मैसेज में कि भाई ये मीटिंग होने वाली है, जैसे कल रात को देव भाई ने 10 बजे के आसपास मैसेज डाला, तो उसी में नीचे रहता है कि प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स कैन बी सीन एट दिस प्लेस। तो वहां पर लोकेशन लिखी है जहां पर डेट वाइज जो है सब रिकॉर्डिंग्स रहती है, यानी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। जो ये मैसेज जो ज्वाइन करने के लिए भेजा, उसी में एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, इसमें सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है भैया, थैंक यू जी। ठीक है, तो अभी हम आगे क्या करेंगे कि ये यहाँ तक हो गया हमारा मोस्टली। अब ये पेज नंबर 18 पे जो है ना, काफी सारी जो ये अस्तित्व में विकास क्रम जो है, ये धरती पे इवोल्यूशन हुआ कैसे, इसको जो है ये अगले 12-13 पॉइंट्स पे जो है ये कवर किया है बाबा जी ने इस एक पेज में। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि ये वाला एक पेज आप अगली बार सभी लोग अपने आप पढ़ के आए, और इसमें जो आपके थॉट्स बनते हैं उसको रखें, और फिर अगली बार इसी तरह से शेयर करते हुए जो है हम ये देखेंगे कि बाबा जी ने समरी में कैसे इस विकास क्रम को धरती पे, कि भैया जैसे दूसरे ग्रह भी हैं वो भी पदार्थावस्था में है, तो धरती पे ये 4 अवस्थाओं तक कैसे पहुंचे, इसका एक क्रमबद्ध तरीके से बाबा जी ने एक उसको समरी में इस पेज पे रखा। इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, और फिर एक बार जो है वो कम से कम हम ये जीवन क्रिया वाला जो पार्ट है इसको भी शेयर करेंगे आपस में ही, किसी एक सेशन, मतलब एक सेशन, जहां जरूरत पड़ेगी एक की जगह 2 सेशंस भी कर लेंगे। मेरा अपना मन ये है कि हम ये जो पुस्तक स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे, अध्ययन बिंदु एंड विकल्प, इसको हम सिर्फ यहाँ तक ही कवर करेंगे, है ना। इससे हमारा फाउंडेशन जो है ना आगे अध्ययन करने के लिए बन जाता है। और इसके बाद में मेरी कुछ साथियों से बातचीत हो रही है
तो आप लोगों से भी शेयर किया ही है कि एक इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी एक काम जो है वो चल रहा है। तो एक ऐसा मन है कि ये वाला अगले 2 या 3 या 4 सेशंस में, ये अध्ययन बिंदु में, ये जीवन क्रिया तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम पुस्तक शुरू करेंगे व्यवहारात्मक जनवाद। ये मेरे सामने है। ये जनवाद जो है ये काफी व्यवहारिक मुद्दों पर बाबा जी का एक तरह से पुस्तक लिखी है कि मानव के साथ में बातचीत तो करता ही है। हम सब भी अपनी जिंदगी में देखें तो सुबह से शाम तक अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ भी बात करते हैं, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ में, ऑफिस में भी बातचीत करते हैं, मित्रों से भी बातचीत करते हैं। ये बातचीत के कंटेंट को सार्थक कैसे बनाया, है ना? अभी काफी सारी बातचीत जो है वो गपशप के रूप में रहती है, या किसी जिसको हम कह रहे हैं कि मानव ज्ञान संपन्न होता है, मानव जो है वो उसमें संस्कार में परिमार्जन करने की आवश्यकता है। तो ये संस्कार में परिमार्जन जो है ये खाना पीना खा करके तो नहीं होगा। ये मानव के साथ ही इंटरेक्शन होते हुए, व्यवहार होते हुए, बातचीत होते हुए ही ये संस्कार पक्ष का परिमार्जन होगा। तो ये संस्कार पक्ष के परिमार्जन को बातचीत के माध्यम से, मैं कुछ समझा हुआ हूं और मेरा बच्चा या छोटा भाई बहन अभी नहीं समझा हुआ है, तो उसको सुबह से शाम तक बातचीत करते हुए, 10-20 साल तक बातचीत करते हुए हम कैसे बातचीत में सार्थक संवाद ला पाए। ये जो है व्यवहारात्मक जनवाद जो है, ये पुस्तक बाबा जी ने इस मंशा के साथ में, इस पर्पस के साथ में लिखी है। तो एक हमारा ऐसा भी विचार चल रहा है कि काफी सारे जो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको हिंदी के ये वाले शब्द समझने में मुश्किल रहती है, तो इन पुस्तकों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन की भी थोड़ी सी आवश्यकता है, जिसपे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो हम ये जनवाद जब पढ़ेंगे तो इसको बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, है ना? हिंदी में भी पढ़ेंगे और साथ में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करने का एफर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो वो इंग्लिश वाला भी साथ के साथ रखते जाएंगे। आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी अब काफी फीडबैक जो है वो यूजफुल रहेगा इसमें, कि इंग्लिश ट्रांसलेशन से कुछ बेटर हो रहा है, कुछ बेटर कन्वे होता है, या हिंदी वाला ही पर्याप्त था। ये एक प्रयोग के रूप में हम 2-3 सेशंस के बाद में जब जनवाद शुरू करेंगे, आज 7 तारीख हो गई, तो अगर ऐसा मोटा सा मान के चलें कि अगले 3 सेशंस में हम ये अध्ययन बिंदु एंड विकल्प जो है इसको कंप्लीट करके प्रोबेबली फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है हम व्यवहारात्मक जनवाद को बाइलिंगुअल रूप में शुरू करेंगे। तो आप सब भी इसके सोच के रखें कि आपको कैसा लगता है। कई तरह के प्रस्ताव चल रहे थे इसमें कि इसको हम ट्वाइस ए वीक भी कर सकते हैं, सिर्फ संडे को करने की बजाय मे बी एक दिन और भी कर दिया जाए, दैट डे कुड बी सैटरडे और कोई और दिन, जैसे आप लोगों साथ में मिलजुल के उसको देख। तो ये जो है ना चीजें जो है कुछ चल रही है, ऐसा ठीक रहेगा? आप बताएं प्लीज। जी भैया, ठीक रहेगा। बस आपका कमिटमेंट कि आप भी आ पाए तो तभी हो पाएगा। ये पहले आ हाँ, मेरा तो कमिटमेंट रहेगा, और आप में से भी कमिटमेंट के साथ में कुछ लोग रहेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। मतलब अभी मैं काफी फ्लोटिंग के रूप में देख पाता हूँ कि मतलब आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो उनका भी स्वागत है जो हमेशा नहीं आ पाते, लेकिन एक कोर टीम के रूप में कुछ साथी एक ये कमिटमेंट देकर के चलेंगे कि भैया हम तो अधिकतर आया ही करेंगे, ये प्रायोरिटी के रूप में है। ऐसा जो है अगर आप बता पाए, और जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी रुचि है वो भी 1-to-1 में भी अगर मुझे या देव भाई को बताएं कि भैया हाँ ये ठीक चल रहा है, तो फिर हम उसको आगे आने वाले सप्ताह में, मतलब आने वाले कुछ दिनों में उसको और कॉन्क्रीटाइज करने की कोशिश करें। हाँ भैया करेंगे। ठीक है भैया, मैं रेगुलर आने वाली हूँ इन केस कोई इमरजेंसी। हाँ नहीं ठीक है, इतना ठीक है। मतलब वो इमरजेंसी किसी सॉरी किसी के साथ भी रहेगा तो दैट इज फाइन। सप्ताह में 2 दिन भी हो पाएगा? कर सकते हैं सप्ताह में 2 दिन? भैया मैं तो कर पाऊंगी। मैं भी भैया। टाइमिंग क्या होगी? मतलब अगर यही टाइम रखें दोनों दिन, सैटरडे संडे, तो कर सकते हैं। भैया सैटरडे मॉर्निंग नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा वर्किंग डे होता है। ओके।
तो जो जो ऑप्शंस हो सब सोच के रखें जरा, फिर आने वाले दिनों में उसको देखते हैं कैसे कर। ठीक है, जिनका बहुत मन है कि भैया मैं रेगुलरली जुड़ना चाहता हूँ, टाइम मेरे हिसाब से कर लीजिए तो मैं जुड़ूंगा, वो 1-to-1 में भी बात करते रहे हमारे से, देव भाई से, मेरे से, तो विल टेक दैट इनटू अकाउंट। मेरा भी विश है। बढ़िया भाई, बढ़िया। लेकिन थोड़ा इंग्लिश वाले मैटर में मैं पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, देखेंगे बाद में क्या मतलब मुद्दा क्या है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। भुवन भाई, भैया अभी सैटरडे थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूसरा दिन निकालना चैलेंज रहेगा, बट मैं कोशिश करूंगा भैया, कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ नहीं ठीक है, तो संडे ठीक है, मतलब और अगर सैटरडे को ना रखें और किसी दिन और किसी समय सोच के रखिए, है ना, तो बाद में बात कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है ना, सभी साथी इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया हो गया, 10 बज गए, आज आधा घंटा ओवरशूट कर गए, लेकिन मुझे लगा कि आने वाले प्रोग्राम की भी थोड़ी सी रूपरेखा बनानी शुरू कर दें, और ये हमने 4 अवस्थाओं की आज डिटेल में बात कर ली। फिर से कहता हूँ, अगले संडे को हम पेज नंबर 18 का जो है ना, पॉइंट नंबर 5 से 15 तक एक ही पेज है, टॉप टू बॉटम, जिस तरह से आज बात की है उसी तरह से नेक्स्ट वीक उस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार भैया। थैंक यू सो मच भैया।